हेलो। चलो, ओके, फटाफट फटाफट आ जाइए। और जो लोग आ चुके हैं प्लीज मुझे बताइए क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे बच्चों। फटाफट। गुड मॉर्निंग अंशिका, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फटाफट मुझे बताइए मुझे ऑडियो वीडियो आपको क्लियर है क्या, और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक्स जिनन। जेनील, थैंक्स आ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग केतन, मुक्ता। अच्छा, सो बिना किसी समय को जाया किए हम शुरू करने वाले हैं सीए इंटर लॉ के साथ में। और आज सबसे पहले हम अभी तक जो देखा उसको रिवाइज करेंगे। अभी तक के थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ 31st वगैरह की वजह से लेक्चर्स थोड़े से इरेगुलर हो रहे थे, बट आज से आपके लेक्चर्स काफी रेगुलरली होंगे। डेली मॉर्निंग 10 o'clock हम हमारे लेक्चर्स को प्रॉपरली कंडक्ट करे जाएंगे। 4 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, आज का 5वां लेक्चर है नियरली। और रिजल्ट तक के नियरली अब जितने भी होते हैं 10-15 लेक्चर्स वो हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल ध्यान देना बोर्ड के ऊपर, तो जाके समझ में आएगा बच्चों। रेडी, लेट्स गो। सो गुड मॉर्निंग राधिका, गुड मॉर्निंग प्रद्युम्न। ठीक है, सो चलो ओके, सबसे पहले कमेंट करना बंद कीजिए। हमने अभी तक के क्या क्या देखा है उसको आज हमको कंप्लीट करना है। मैं शुरू कर रहा हूं लॉ के फैक्टर्स के साथ। पहले तो लॉ सिचुएशन बेस्ड लॉ होता है, सिचुएशन डिमांड करती है तो लॉ बनता है। इसके हमने एग्जांपल देखे थे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, डाउरी वाला एक्ट एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे लॉ पास करने का प्रोसेस क्या है, उसके लिए हमने देखा था कैटेगरीज ऑफ लॉ कितने हैं। तो कैटेगरीज ऑफ लॉ कितने होते हैं बच्चों? 3। सबसे पहला कौन सा? यूनियन, दूसरा कौन सा? स्टेट, और तीसरा कौन सा? कॉन्करेंट लॉ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज तो सबको पता होगी। और उसके अंदर यूनियन लॉ में 97 एंट्रीज है, स्टेट लॉ में 66 एंट्रीज है, और कॉन्करेंट लॉ में 47 एंट्रीज है। अच्छा, फटाफट मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये लॉ कौन से शेड्यूल में लिखा है, ये जो लिस्ट है ये कौन से शेड्यूल में लिखी है, और आर्टिकल नंबर कौन सा है जो पार्लियामेंट को ये लॉ पास करने का पावर देता है। फटाफट फटाफट मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि कौन से शेड्यूल में लॉ लिखा है और कौन सा आर्टिकल नंबर है जो इसको पास करने के लिए पावर देता है। मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, फटाफट बताइए एवरीबॉडी। भूल गए क्या? किसी को याद नहीं है जिंदगी में? कोई कमेंट नहीं आ रहा इसके अंदर तो है, या सब स्लो मोड में घुसे हुए हैं? आगे आर्टिकल नंबर 246, शेड्यूल नंबर 7। बहुत बढ़िया केतन, बहुत बढ़िया आशीष, बहुत बढ़िया मुक्ता, चलो बहुत बढ़िया क्षितिज, ऋषि, तृप्ति, आका, अंशिका, बहुत बढ़िया। सो शेड्यूल नंबर है 7, आर्टिकल नंबर है 246, जिसके अंदर हमने देखा था, और 245 में पावर दिया गया है पार्लियामेंट को। फिर हमने लॉ पास करने का प्रोसेस देखा था। पहला पॉइंट होता है ड्राफ्टिंग, दूसरा होता है इंट्रोडक्शन, तीसरा होता है रीडिंग, चौथा होता है कमेंट बाय पब्लिक, और पांचवा होता है स्टैंडिंग कमेटी ने उसको ठीक करना। यह होने के बाद में लॉ आता है पार्लियामेंट के ऊपर वापस से, या स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर वापस से। मुझे फटाफट बताइए, पार्लियामेंट के हाउसेस है 2, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं फटाफट बताइए कमेंट्स के अंदर। लोकसभा के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जिसमें से हमको कितने मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। तो लोकसभा में अगर आप देखो बेटा बड़े अच्छे तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं कितने? बहुत बढ़िया, सब जन बोल रहे हैं 545, जबरदस्त। 545 में से हमको अप्रूवल कितने लोगों का चाहिए? 272 मेंबर्स का हमको अप्रूवल लगता है नॉर्मली। और राज्यसभा में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 245, जबरदस्त बेटा, सब जन 545 बोल रहे हैं, शानदार। और राज्यसभा में होता है 245, जिसमें से हमको 123 मेंबर्स का अप्रूवल लगता है। 123
क्लियर है? स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउसेस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद। फिर प्रेसिडेंट यहां लॉ पास करेगा, यहां गवर्नर लॉ पास करेगा, और फिर ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर किया जाएगा कौन से दिन से कौन से एरिया में कितने लॉज। ये चीज होने के बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में आए थे, हमने देखा था कंटेंट्स ऑफ लॉ क्या होता है। हमने थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर का भी हिस्ट्री देखा था, उसको मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आ रहे हैं कंटेंट ऑफ लॉ के ऊपर। कंटेंट ऑफ लॉ के लिए मैंने आपको ये लंबा चौड़ा चार्ट दिया था जो बोर्ड के ऊपर मैंने अभी ऑलरेडी देके रखा है। पहला था हिस्ट्री, कोई भी लॉ पढ़ने के पहले हमने उसका क्या पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री। दूसरा था प्रियम्बल, प्रियम्बल का अंदर होता है क्या क्या, SEC, S मतलब स्कोप, E मतलब एक्सटेंड, C मतलब कमेंसमेंट। क्लियर है सर? और फिर हमने इसको डिवाइड किया था कि किस तरीके से कंपनीज एक्ट इंप्लीमेंट हुआ है। अगला था डेफिनेशन, उसके अंदर कॉमन वर्ड्स, ये कॉमन वर्ड्स कौन से एक्ट में दिए हैं, जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर कॉमन वर्ड्स दिए हैं। और दूसरे स्पेसिफिक वर्ड्स कहां पे दिए हैं, तो स्पेसिफिक वर्ड्स नॉर्मली दिए जाते हैं सेक्शन नंबर 2 में। उसके भी एडिशन में डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड होती है, ड्राफ्टिंग और कवरेज बेस। ड्राफ्टिंग वाली जो डेफिनेशन डिवाइड होती है वो एक्ट बेस्ड होती है, लेकिन सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन कहां दी जाती है, एक्सप्लेनेशन में। कवरेज बेस्ड डेफिनेशन एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कौन से वर्ड से शुरू होगी, मीन्स। इंक्लूसिव डेफिनेशन कौन से वर्ड से शुरू होगी, इंक्लूड्स। पर इंक्लूसिव में दो चीजें हैं, एक असम्पशन है जो नॉर्मली एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का कंटेंट होता है, और एक क्लैरिफिकेशन होता है। हमने मिल्क और एक्स का एग्जांपल ऑलरेडी देखा है, अगर आपको याद होगा तो। ये होने के बाद में हमने देखा है चैप्टर्स। Chapters are divided into sections, sections are divided into subsections, subsection divided into clauses, clauses divided into subclauses। इसके एडिशन में अगर क्लैरिफिकेशन या एक्सेप्शन बोलना है तो प्रोविजोज लगाई जाती है, जैसे प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, एक्सेट्रा। फिर आते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन दो टाइप के, एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन, सेक्शन बेस्ड एक्सेप्शन। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम पूरे इनकम टैक्स एक्ट के लिए एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले अभी ऐसा नहीं है, पर पहले शेयर्स के ऊपर का एक स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हुआ करता था। ये चीजें थोड़ा आपको समझने में तकलीफ होगी, ऐसा आपको लगेगा एक्सेप्शन ठीक से समझ में नहीं आया, डोंट वरी। आगे जब इसके एग्जांपल आएंगे तो जरूर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेप्शन के कैसे एग्जांपल होते हैं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया, इट इज मेंट टू बी इन दैट वे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर है भैया कॉन्ट्रावेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके अंदर तीन चीजें हो सकती है। फाइन मतलब डैमेजेस जाते हैं एग्रीड पार्टी को, पेनल्टी जाती है गवर्नमेंट को, और बंदा जाता है जेल में। अगर आप इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, आपको लगता है आप इनोसेंट हो, आप हो इनोसेंट। इनोसेंट को क्या कहते हैं उसको जिंदगी में, आप क्या नाबालिग नहीं, नाजायज भी नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। इनोसेंट को क्या, एनीवेज आप इनोसेंट हो, याद भी नहीं आती हिंदी वर्ड्स। और ऐसे केस में ना आधे टाइम तो इंग्लिश याद नहीं आती, आधे टाइम हिंदी याद नहीं आती, समझ में नहीं आता जिंदगी में कैसे पढ़ाऊं। ठीक है, नॉट वांट टू एक्सेप्ट, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपील कर सकते हो। अगर आप इनोसेंट हो, निरागस हो, निरागस, इनोसेंट निरागस हो, तो आप अपील कर सकते हो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर, और वो भी आप अपील करोगे तो उसके खिलाफ कोर्ट डिसीजन देगा। साथ में एक्ट का लास्ट पार्ट होता है शेड्यूल, जिसके अंदर लिस्ट, फॉर्म्स, फीस एंड एग्जम्पशंस, ये वाली चीजें लिखी हुई होती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ये हुआ है आपके लॉ के कंटेंट वाला लेक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट। हाँ, मासूम मासूम निर्दोष, बहुत बढ़िया, निर्दोष मासूम। कुछ लोग मेरे को हेल्प कर रहे हैं मेरे लैंग्वेज सुधारने के लिए, थैंक यू सो मच, हर्षिता जी, नील, आशीष एंड मंजीत। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा कंटेंट्स ऑफ लॉ का सिचुएशन कंप्लीट हाउ चुका था। उसके भी एडिशन में आज मैं थोड़ा सा स्टार्ट करने वाला हूं एक और बेसिक कंटेंट के साथ, और इसके बाद में हम कंपनीज एक्ट के अंदर एंटर करना शुरू करेंगे। ठीक है, यह बहुत जरूरी कंटेंट है और बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना बोर्ड के ऊपर, तो जाके ये चीज समझ में आएगी, अदरवाइज ये चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग अंशुल, कमेंट करना बंद कीजिए, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया 4 स्टेप्स ऐसी कौन सी है, ऐसी कौन सी 4 स्टेप्स है जो लॉ शुरू करने के पहले शुरू कर देनी चाहिए। सर आप क्या बोल रहे हो, 5वां लेक्चर चल रहा है, कंपनीज एक्ट सिलेबस को तुमने सर टच भी नहीं किया है, टच भी नहीं किया है तुमने सर सिलेबस को, और बेसिक ही पढ़ाए जा रहे हो। बेटा यही वो बेसिक है, आपने याद रखना, जो अगले नियरली 5-7 लेक्चर्स अपना बचाएगा। नहीं तो आप कंफ्यूजन में रह जाओगे, आप बाद में जब आपको कोई पूछेगा आपको लगेगा मैंने तो कभी जिंदगी में लॉ पढ़ा ही नहीं। ऐसा ना हो, फाइनल लेवल पे जब इंटर के बच्चे आते हैं, मैं उनको देखता हूं ऐसे बिखरे हुए आते हैं, फर्स्ट डे का लेक्चर देखते हैं और बोलते हैं सर हमको तो ये कोई चीज पता ही नहीं थी। इसलिए तुम अगर सीए फाइनल लेवल पे किसी के पास भी जाओ, ऐसे जरूरी नहीं मेरे पास ही आओ, हाँ मेरे पास आओ तो मैं तो खुश हो जाऊंगा जिंदगी में, लेकिन किसी के पास भी जाओ, इतना बेसिक तुमको पता होना चाहिए। अगर आपको ये बेसिक नहीं पता बेटा, तो आपने लॉ पढ़ा है ये बोलने का आपको हक ही नहीं बनता। क्लियर है? व्हाट द हक,
कंसेप्ट हक बोल रहा हूं मैं, नालायक को, व्हाट द आपको हक नहीं बनता। क्लियर है? लेट्स गो। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं 4 बेसिक चीजों के साथ में, जो कोई भी लॉ शुरू करने के पहले आपने शुरू करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, 4 बेसिक चीजें। कौन कौन सी 4 बेसिक चीजें जो आपने शुरू करनी चाहिए? सबसे पहला है हिस्ट्री। कोई भी लॉ शुरू करने के पहले आपने उसका हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। ये हमने ऑलरेडी कंटेंट ऑफ लॉ में देखा था। फिर दूसरी चीज आपने देखनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। उस लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है? व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी? हमने देखे हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा, सब जनों ने को बोलना, मैंने आपको 1-2 एंट्रीज पढ़वाए थे यूनियन लिस्ट के। कोई मुझे नंबर बोल पाएगा जिसके अंदर कंपनीज एक्ट बनाया गया है? कोई अगर मुझे नंबर बोल पाए तो मैं खुश हो जाऊंगा कमेंट के अंदर। 2 नंबर मैंने आपको पढ़ाए थे यूनियन लिस्ट के कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए। उसके नीचे मैंने बैंकिंग, इंश्योरेंस के भी एंट्रीज बताए थे आपको। किसी को अगर याद है तो मुझे फटाफट बताइएगा, कंपनीज एक्ट यूनियन लिस्ट के कौन से एंट्री में बनाया गया है? 44, हाँ थोड़ा सा गलत हो गया पारुल, लेकिन एकदम सही। 43, 44, एंट्री नंबर 43, एंट्री नंबर 44। यहां कुछ लोग 44, 45 बोल रहे हैं, नजदीक हो जेनिल, एकदम शानदार सही बात। एंट्री नंबर 43, एंट्री नंबर 44 में कंपनीज एक्ट बनाए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का ही मीनिंग ये होता है कि भैया आप कौन से लिस्ट के कौन से एंट्री नंबर पे बैठे हो। आपका लॉ यूनियन, कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट में से कौन से एंट्री नंबर पे बैठा हुआ है, ये रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमको समझना पड़ता है हर लॉ के लिए। अब हमारे सिलेबस में जितने भी लॉ है, हम उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ढूंढ के निकालेंगे कि भैया ये जो लिस्ट है ये इन्होंने बनाई है, इसमें से कौन से नंबर के एलिमेंट के ऊपर ये लॉ बनाया गया है। तीसरा होता है बच्चों अथॉरिटी स्ट्रक्चर। मतलब ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं, थोड़ा मुझे बोलना, मतलब जिन्होंने मेरे से फाउंडेशन पढ़ा उनको माइट भी पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं सवाल करना चाहूंगा। कंपनीज एक्ट में आपने डेफिनेशन पढ़ लिया, व्हाट इज अथॉरिटी स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज एक्ट। और आपको बताऊं तो लॉ, ये लॉ ड्राफ्टिंग सिर्फ 10% होता है, एक्चुअल तो इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी को करना पड़ता है। सो मुझे कोई बता सकता है कि कंपनीज एक्ट में अथॉरिटी कौन है? एनीवन इन द कमेंट्स जरा बताइए कि हु इज द अथॉरिटी अंडर कंपनीज एक्ट। जैसे मुझे एक बार बताओ, इनकम टैक्स में सीबीडीटी होता है, विजय सर ने आपको शायद बोला होगा। क्लियर? इनकम टैक्स में सीबीडीटी होता है। तो ऐसे कंपनीज एक्ट में कौन अथॉरिटी है? कौन कंपनीज एक्ट को संभालता है? एनीवन? एमसीए, शानदार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सिर्फ एमसीए मानू या उसके साथ में भी कोई होगा? जैसे इनकम टैक्स में असिस्टिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, आपने शायद सुना होगा असिस्टिंग ऑफिसर। वैसे एमसीए के साथ साथ में, बहुत बढ़िया, जितने लोग एमसीए बोल रहे हैं बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पर उसके साथ कौन है? क्या एमसीए तो एक ही अथॉरिटी? आप सोचो, एमसीए एक अथॉरिटी और 125 करोड़ की जनता है इंडिया में, 125 करोड़ की जनता और एक ही अथॉरिटी, बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। तो मुझे एक बात बताओ, हाँ आरओसी कुछ लोगों ने सुना होगा, बहुत बढ़िया पारुल, केतन, आरओसी। किसी ने ट्रिब्यूनल सुना होगा, शानदार, चंद्रकला ट्रिब्यूनल। चलो बहुत बढ़िया, मतलब कुछ तो वर्ड आपको पता है, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को मेरे को थोड़ा सा ठीक से ना है। पर याद रखना, कोई भी लॉ बिना अथॉरिटी स्ट्रक्चर के शुरू करना पाप है। ये पाप नहीं, पाप का बाप है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अथॉरिटी स्ट्रक्चर, ये 4 चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी और आपने लॉ शुरू कर दिया, आपकी लग गई। क्लियर है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खतरे से खाली नहीं है ये चीजें। कृपया घर पे ट्राई ना करें। यहां ट्रेंड प्रोफेशनल्स इन चीजों को अपने रिस्क पे ट्राई करते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये चीजें कृपया घर पे ट्राई ना करें। उसके बाद में लास्ट वाली चीज है चैप्टर स्ट्रक्चर। लोग पूरा का पूरा लॉ पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं रहता चैप्टर स्ट्रक्चर क्या है। कोई मुझे बता पाएगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा है तो उसका चैप्टर स्ट्रक्चर क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ चैप्टर्स आर देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? क्लियर है? या आपने कंपनीज एक्ट शुरू किया था, हाउ मेनी नंबर ऑफ चैप्टर्स देयर इन द कंपनीज एक्ट? या आपने सेल ऑफ गुड्स खत्म किया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ चैप्टर्स इन द सेल ऑफ गुड्स? हाउ मेनी नंबर ऑफ चैप्टर्स इन द पार्टनरशिप? एनीवन? मुश्किल है, मुश्किल है। ये चीज शायद आपको नहीं पता होगी और आप ये कहोगे कि सर मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, सेल ऑफ गुड्स पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ा है, तो मैं इसको सही नहीं मानता। क्लियर है? तो ये चीज को आपने याद रखना चाहिए। फिलहाल मैं चैप्टर स्ट्रक्चर के लिए आपको एक छोटा ब्रीफ दे रहा हूं, हालांकि इसके डिटेल्स में हम जाएंगे थोड़े 1-2 लेक्चर्स के अंदर ही, डोंट वरी। लेकिन डिटेल बोल दूं, 1 से लेके 123 7 चैप्टर्स है। हालांकि अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। अभी टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर मैं बोलूं, मतलब मैं आपको यहीं पे चैप्टर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेलिंग दे दूं कंपनीज एक्ट का। मिट ही नहीं रहा भगवान। अभी टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स में आपको बोलूं तो कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स है। हाँ, इसमें से कुछ आई गेस 2 चैप्टर डिलीटेड है, लेकिन मैं उनको भी काउंट कर रहा हूं
क्योंकि मुझे चैप्टर नंबर को टैली करना पड़ेगा, तो एकदम मत बोलना सर डिलीट हो गया ऐसा कैसे टोटल आ गया। तो फिलहाल 29, जब ड्राफ्ट किए थे एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग देयर वर 29 चैप्टर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। इन 29 चैप्टर्स में से 10 चैप्टर्स जो है बच्चों, 10 चैप्टर्स सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 148 तक, ये एप्लीकेबल है बच्चों सीए इंटर को, ये एप्लीकेबल है बच्चों सीए एग्जीक्यूटिव को, और ये एप्लीकेबल है सीएमए इंटर को। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। 1 से लेके 148। उसके बाद में बचते हैं टोटल 19 चैप्टर्स। ये चैप्टर है सेक्शन नंबर 149 डायरेक्टर्स वाला चैप्टर से लेके सेक्शन नंबर 470, ये एप्लीकेबल है सीए फाइनल को। सरप्राइजिंगली सीएस वालों के लिए ये सीएस एग्जीक्यूटिव में भी एप्लीकेबल है। सीए एप्लीकेबल होता है सीए में फाइनल वालों को। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए तो कंपनी लॉ मेन पोर्शन होता है, तो सीएस एग्जीक्यूटिव में ही पूरा समझा दिया जाता है। सीएस वालों के लिए कंपनी लॉ इज अ मेन पोर्शन, तो सीएस एग्जीक्यूटिव में पूरे 470 सेक्शन ठोक दिए हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो जो सीएस कर रहे हो और ये लेक्चर्स देख रहे हैं, उनको पूरे 470 सेक्शंस के लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है? हालांकि जो सीए इंटर कर रहे हैं उनको सिर्फ 1 to 148 सेक्शंस मिलेंगे। सीए में इंटर वालों को 1 to 148 सेक्शंस मिलेंगे। सीए फाइनल के अंदर 149 से 470 सेक्शंस है। सीएस एग्जीक्यूटिव को है तो ये सीएस एग्जीक्यूटिव वालों को मिलेंगे, और सीए में फाइनल। ये है चैप्टर डिवीजन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इस चीज को आपने बेसिकली याद रखना है। ये भी एक नोट करके रखो, कोई भी लॉ शुरू करने के पहले 4 चीजें, ठीक है? कोई भी लॉ शुरू करने के पहले 4 चीजें, 4 चीजें पढ़ना काम मेरा रोज का, ठीक है? सो लॉ पढ़ने के पहले, लॉ शुरू करने वाले 4 बॉटल वोट का काम मेरा रोज का, तो 4 चीजें पढ़ना काम मेरा रोज का। कंसेप्ट समझ में? ये चीज को आपने अच्छे तरीके से लिख लेना। गो फॉर इट फास्ट। लिखना हो जाए तो मुझे कमेंट्स में बताना बच्चों कि हुई गयो कहीं। नीचे सीजी और डेमोक्रेटिक वगैरह जो लिखा है, मैंने पूरा चार्ट दिखाया नहीं। लिखना कैसे हो गया आपका जिंदगी में? अभी तो पूरा चार्ट दिखाया मैंने कि कितने चैप्टर्स एप्लीकेबल है। हे भगवान, कोई भगवान। पीपीएल का फुल फॉर्म पीपल बेटा। बहुत बढ़िया। आज ही से शुरू हो जाएगा बेटा हर्ष कंपनी लॉ। हम उसी में घुसने जा रहे हैं अभी से।
चलो, हो गया सबका लिखना? नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ठोक दीजिए एक जबरदस्त वाला, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, किसी का रह गया तो कमेंट करके बताइएगा मुझे बच्चों। पीलीज, ओके। सो अभी आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो जाके बोर्ड के ऊपर ध्यान आएगा, ठीक है। 4 स्टेप्स बिफोर स्टार्टिंग अ लॉ, ये चीज मैंने आपको बोल दी। कितने चैप्टर से, ये भी बोल दिए। अब रही बात हिस्ट्री की, तो बेसिक हिस्ट्री कंपनीज एक्ट का क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा सा मेंशन करके रख दूं, ठीक है। आ जाइए। या फिर मेरे को ऐसा लगता है कंपनीज एक्ट का हिस्ट्री हम थोड़े देर बाद लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कंपनीज एक्ट के लिए आप थोड़ा सा नोटिंग करके रखना, आप जिस रजिस्टर में लिख रहे हो उसी के अंदर लिख के रखना। हालांकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं यूनियन लिस्ट में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए लिख के रखिए, कंपनीज एक्ट के लिए लिखना, ठीक है। हिस्ट्री हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, कल के या परसों के लेक्चर में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए लिखना फर्स्ट थिंग। द कंपनीज एक्ट, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, रजिस्टर में लिखना। द कंपनीज एक्ट इज created, the companies act is created under entry number 43, under entry number 43 and entry number 44, under entry number 43 and entry number 44 of the union list, of the union list, of the union list to the 7th schedule, to the 7th schedule of Constitution of India, to the 7th schedule of Constitution of India, as empowered, to the 7th schedule of Constitution of India as empowered under Article 245, 246, as empowered under article number 245, 246 of Constitution of India, as empowered under article number 245, 246 of Constitution of India to the Parliament, to the Parliament, full stop. ये हो गया सबका। सो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हम पेंडिंग रख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मैंने आपको अभी जस्ट बोल दिया। अब मैं जा रहा हूं अथॉरिटी स्ट्रक्चर पे, 4 चीजें कंप्लीट करनी है। हिस्ट्री हम ड्रॉप किए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मैंने आपको बोल दिया, अब हम जा रहे हैं अथॉरिटी स्ट्रक्चर पे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्यों जरूरी है, इसको भी मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्यों जरूरी है, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कमेंट में से हम किसी को उठाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। चेतन, चेतन भाई मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूं। इस कार्यक्रम की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है चेतन भाई, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है चेतन भाई, और यदि किसी घटना के साथ समानता होती है तो इसको मात्र संयोग बोला जाएगा चेतन भाई, और मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मेरे को माफ भी कर देना। एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं ये समझने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्यों जरूरी है, ठीक है। एक मस्त वाला एग्जांपल बनाते हैं, रेडी, लेट्स गो। सो हम बात कर रहे हैं चेतन भाई की। आ जाइए बच्चों, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। एवरीबॉडी रेडी? एग्जांपल सुनना है, नहीं सुनना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पढ़ रहे हैं, क्या खास बात है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में। हमें इंपॉर्टेंस तो समझना पड़ेगा ना कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का। समझना है नहीं समझना है? जल्दी बोलो फटाफट कमेंट्स के अंदर, समझना है नहीं समझना है? एकदम ढीले जैसे बैठे वहां पे, सुस्त सुस्त लोग, सुस्त कैसे लोग हैं हे भगवान। गिन के 4-5 लोग होंगे जो एक्टिवली कमेंट कर रहे हैं लेक्चर के अंदर, बाकी सबको तुम्हारे अटेम्प्ट की कसम, तुम्हारे वाले वाली की कसम, याद रखना तुम्हारे बाबू सोना पिकाचू की कसम। बताओ जल्दी, सुनना है नहीं सुनना है? बहुत बढ़िया। चेतन भाई गायब हो गए क्या? ओके लेट्स गो। सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमको क्यों देखना है, ठीक है, लेट्स गो। अब चेतन कर रहा था सीए, तो यहां से 3.5 साल में
चेतन बन गया सीए चेतन। हे वाह 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 वाह, कितना अच्छा लगता है ना जब आपके नाम के आगे ये चीज लिखी गई। ठीक है, कसम दी तो अब देखो कितने जबरदस्त तरीके से लोग रिप्लाई देना शुरू कर रहे हैं, जबरदस्त। बेटा डाउट ड्यूरिंग टीचिंग सॉल्व नहीं कर पाऊंगा विशाल, तो थोड़ा वेट कीजिएगा, जब मैं लिखने के लिए समय दे रहा हूं तब डाउट देना, ठीक है। सो चेतन बन गया सीए चेतन। अब आदमी सीए क्यों करता है? क्योंकि आदमी का सपना होता है कि उसको एक छोटा सा बंगला, छोटी सी गाड़ी, भरपूर पैसा उड़ाने के लिए ये सब चीजें मिले और सुंदर सी बीवी मिले, इसलिए आदमी सीए करता है। बोलो हाँ है ना। अब चेतन बन गया सीए चेतन। चेतन ने सीए करने के बाद भी, अब सीए को स्टार्टिंग पैकेजेस कितने लगते हैं? तो भैया 8-10 लाख से शुरुआत होती है स्टार्टिंग पैकेजेस की। तो चेतन के 8-10 लाख से शुरुआत हुई, पर चेतन का पेट नहीं भरा। चेतन बोले ये गलत है, मेरे को ये पसंद नहीं है। 8-10 लाख के लिए थोड़ी ना मैंने 5 साल मेरी जिंदगी झंड करवा ली थी। तो चेतन बोले मेरे को ये 8-10 लाख का पैकेज मेरे को कुछ नहीं, मैं मेरा बिजनेस डालूंगा। चेतन ने एक नई कंपनी डाल दी, ठीक है। चेतन ने नई कंपनी डाल दी, चेत्या प्राइवेट लिमिटेड। चेत्या प्राइवेट लिमिटेड। और चेता प्राइवेट लिमिटेड डाल के चेता ने डिसाइड किया कि इस कंपनी में मैं फ्रॉड करेगा। आजकल ट्रेंड है ना कि भैया 10-15 हजार करोड़ का कम से कम फ्रॉड करो और फिर एरोप्लेन लेके मस्त उड़ जाओ देश के बाहर, तो कोई तुमको पकड़ नहीं पाएगा। अभी तो ये ट्रेंड चल रहा है कि भैया 10-15 हजार करोड़ से नीचे नहीं करना, इज्जत नहीं रहेगी। आपको शायद नहीं पता, जब नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक की, राइट, उसका जब कांड किया था नीरव मोदी ने, कितना बड़ा का झोल किया था, 13-14 हजार करोड़ का नीरव मोदी ने झोल किया था और प्लेन लेके भाग गया। आपको पता है उसी ड्यूरेशन में एक और बैंक थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, उसके अंदर 350-400 करोड़ का फ्रॉड हो गया था। आपको पता है, मतलब नीरव मोदी ने जब किया था पीएनबी का फ्रॉड, उस वक्त एक और बैंक थी जिसके अंदर 350-400 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। नीरव मोदी का फ्रॉड था 10-12 हजार करोड़ का, वो छोटी सी ओरिएंटल बैंक का फ्रॉड था 300-400 करोड़ का। तो मीडिया वालों ने वो 300-400 करोड़ का फ्रॉड आपको दिखाया भी नहीं जिंदगी के अंदर। मतलब मीडिया वाले भी कितना डेंजर है। मीडिया वालों को लोग जाके बोलने लग गए, बैंक वाले, अरे सुनो वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में भी फ्रॉड हुआ है 300-400 करोड़, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में फ्रॉड हुआ है, जाके देखो। इधर मीडिया वाले पूछ रहे थे कितना, बोले 300-400 करोड़ का। बोले ही 300-400 करोड़ तुच्छ, इसके लिए हम मीडिया कवरेज भी नहीं देते, हमारा कैमरामैन भी ना जाए वहां पे, हमारा कैमरामैन क्या, हमारा सिक्योरिटी गार्ड का डॉग भी ना जाए इतने से फ्रॉड के लिए। जब बोला गया अरे पंजाब नेशनल बैंक में वो 10-12 हजार करोड़ का फ्रॉड हुआ है, तो मीडिया वाले सब जाके वहां पे पहुंच गए। ऐसी तो दुनिया है। मतलब इनको फ्रॉड की भी न्यूज देनी है तो इनको 10,000 करोड़ से भी बड़ा फ्रॉड करना है, 10,000 करोड़ से बड़ा। इज्जत रहे, फ्रॉड करने के बाद इज्जत रहे, लोग इज्जत से देखे तो कोई जिंदगी के अंदर सेंस है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये भी चीज होती है जिंदगी के अंदर। तो चेता बोले मैं भी ऐसा ही करूंगा। चेता ने मस्त फ्रॉड ठोक दिया। समझो चेता का लकी नंबर था भैया 12, 14, 15, लोग कोई भी, तो चेता ने फ्रॉड कर दिया भैया 15,000 करोड़ का। 15,000 करोड़ कितने जीरो लगते हैं, मतलब पढ़ते 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 अपनी तो जिंदगी निकल जाएगी। 15,000 करोड़ रुपए का चेता ने फ्रॉड कर दिया। चेता बोले मैंने फ्रॉड कर दिया, मेरा काम हो गया। फिर चेता एक दिन अपने ऑफिस के कैबिन में चिल मार रहा था, सेक्रेटरी के साथ बैठा था सेक्रेटरी के साथ। नालायक को अच्छी चीजें सोचो जिंदगी के अंदर। चेता के बारे में बिल्कुल, चेता ये सब लोग जो कमेंट के अंदर है ना, सब बेकार लोग हैं, इनका बिल्कुल ना सुनना। मैं आपको हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ऐसे तुम सेक्रेटरी के साथ में क्यों बैठता है? तो आदमी सेक्रेटरी के साथ चेता बैठा था क्योंकि वो काम कर रहा था, वो देख रहा था फ्रॉड वॉर्ड की अमाउंट कितना है, या गिन रहा होगा कैश वगैरह। अच्छी चीजें सोचो जिंदगी के अंदर। सो चेता बैठा था सेक्रेटरी के साथ में, ठीक है, और वो कैश वगैरह सब गिन रहा था। एकदम से 15,000 करोड़ का फ्रॉड देख के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रेड मार दी। क्या मार दी? रेड मार दी चेता के ऑफिस पे। चेता का जो कैबिन था, ठीक है, दरवाजे बंद थे, दरवाजे, अरे कैश गिन रहे थे इसलिए दरवाजे बंद थे। तुम अजीब चीजें ना सोचो नालायक लोगों, कितने कमीने हो जिंदगी के अंदर। लगे यहां तक मेरे भावनाएं पहुंच रहे। दरवाजे कैबिन के बंद थे क्योंकि कैश गिनी जा रही थी। आप नहीं क्या घर के अंदर कैश गिनते हो तो दरवाजे बंद करके गिनते हो, उसी तरीके से चेता ने दरवाजे बंद। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की रेड आई। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में दीदी जी भी आई। दीदी, ऐसा कैसा चलेगा? दीदी वाली दीदी, निर्मला सीतारामन जी दीदी भी आई। दीदी मस्त 4-5 लोगों को लेके आई, साथ में सीआईडी को लेके आई, दया को भी लेके आई, क्योंकि दरवाजा तोड़ना पड़ेगा ना। दरवाजा तो सिर्फ दया ही तोड़ सकता है, बाकी तो किसी को इंडिया में राइट ही नहीं है दरवाजा तोड़ने का। तो दीदी जी दया को लेके आई। और फिर जब दरवाजा बंद दिखा, इन्होंने पहले ठकठकाया, ठक 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 ठक। चेता बोले डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मत करो मतलब कैश गिनने से डिस्टर्ब मत करो, नालायक लोगों, कैश गिनने से डिस्टर्ब मत करो। फिर दीदी ने बोला ऐसे कैसे डिस्टर्ब मत करो, दया दरवाजा तोड़ दो। दया ने दरवाजा तोड़ा, अंदर देखता है तो हे भगवान, मतलब अरे हे भगवान, इतनी सारी कैश,
मां कसम इतनी कैश, तुम अजीब चीजें मत सोचो नालायक लोगों। वहां देखो कमेंट में धनाधन 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 हंस रहे सब लोग। चेतन आई एम वेरी सॉरी, मेरे कोई गलती नहीं, मैं कैश की बात कर रहा हूं, पता नहीं ये लोग क्या 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 सुन रहे हैं समझ रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान, दरवाजा तोड़ता है, देखता है तो हे भगवान मेरे से तो देखा भी ना जाए, इतना सारा कैश था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। दीदी चेतन को बोलती है तुम क्या कर रहे हो, चेतन बोलता है, चेतन कोट पहन के को बोलता है अरे तो कैश गिनने के लिए शर्ट पे रहेगा ना आदमी यार, गर्मी कितनी होगी कैश गिनते गिनते, ठीक है। तो चेतन ने कोट पहनते हुए निर्मला दीदी को बोला मैडम जी ये मेरी कमाई है। मैडम जी बोलती है कैसी कमाई है, 15,000 करोड़ का फ्रॉड करे हो, केबिन के अंदर कैश नहीं मारा, इतना बड़ा फ्रॉड किया जिंदगी में तुमने। चेतन बोलता है हाँ तो किया, क्या कर लोगे। दीदी बोलती है फ्रॉड के लिए, तुमने जो फ्रॉड किया है इसके लिए तुमको सेक्शन नंबर 447 फॉर फ्रॉड, सेक्शन नंबर 447 फॉर फ्रॉड, ये एक सेक्शन याद रखना। अभी एक सेक्शन कंपनीज एक्ट का मैं आपको याद करवा दे रहा हूं, 447 फॉर फ्रॉड, कंपनीज एक्ट 2013 447 फॉर फ्रॉड। सब जन लिखो वहां पे कमेंट्स के अंदर 447 फॉर फ्रॉड, और सब जन बोलेंगे 447 फॉर फ्रॉड, लिखो फटाफट 447 फॉर फ्रॉड। मैं वेट कर रहा हूं। चेता चेता तुमने भी लिखना है, चेता मेरा भाई कहां गया। चेतन चेतन खुश हो गया। चेतन थैंक यू सो मच, यू आर वेरी स्पोर्ट पर्सन, लव यू लॉट ब्रो, ठीक है। 447 फॉर फ्रॉड लिखो फटाफट, 447 फॉर फ्रॉड, एक नंबर, थैंक यू सो मच। सब 447 फॉर फ्रॉड सेक्शन। निर्मला दीदी बोली चेता को कि तुम क्या कर रहे हो, चेता बोले मेरी कमाई है। निर्मला दीदी बोलती है तुमको एज पर सेक्शन 447 फॉर फ्रॉड के हिसाब से पेनल्टी लगती है अमाउंट ऑफ फ्रॉड मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स। हाँ कंपनीज एक्ट की पेनल्टी है ब्रो कंपनीज एक्ट की पेनल्टी है कि जितने का फ्रॉड करोगे उसके 3 टाइम्स पेनल्टी लगेगी ब्रो। चेता को बोला अमाउंट ऑफ फ्रॉड मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स। चेता बोलता है कोट पहन लिया बटन लगाते हुए, चेता बोलता है बटन लगाते हुए माना मैंने कंपनीज एक्ट में पेनल्टी लिखी है, मैं मानता हूं कंपनीज एक्ट के सेक्शन 447 फॉर फ्रॉड में पेनल्टी लिखी है, मैं मानता हूं कि भैया 15,000 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स की पेनल्टी लिखी है, मैं मानता हूं दीदी मैं मानता हूं कि ये सब लिखा है, पर दीदी मैं इसको फॉलो क्यों करूं। किसने बोला कि कंपनीज एक्ट मुझे लगता है, दीदी कहां लिखा है कंपनीज एक्ट मुझे लगता है, मैं इसको फॉलो क्यों करूं। ऐसा कैसा चलेगा दीदी, मैं क्यों मानूं कि कंपनीज एक्ट मुझे लगता है, मेरे को नहीं मानना, मेरा खुद का कंपनी लॉ है। चेत्या ने एक बुक निकाली, अंदर से कपबोर्ड में से एक बुक निकाली और वो बुक के ऊपर लिखा था चेत्याज कंपनी लॉ, चेत्याज कंपनीज एक्ट, नया बनाया 2020 में। 2020 एकदम सुपर खतरनाक ईयर था, तो चेता ने बोला कि इस ईयर में इतने कांड हो रहे तो मैं मेरा एक कांड पेल दूं, चेता ने बना दिया चेत्याज कंपनीज एक्ट 2020। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। तो बोले मैं क्यों मानूं दीदी आपका लॉ, मेरा खुद का कंपनीज एक्ट है, मैं खुद कंपनीज एक्ट बना लूंगा मेरा और मैं मेरा फॉलो करूंगा, ऐसा कैसा चलेगा दीदी। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, ठीक है। मेरा सवाल है सिर्फ चेत्या से नहीं, मेरा सबसे सवाल है, मेरा चेत्या सबसे सवाल है, चेत्या से एवरीवन हु इज लुकिंग एट द लेक्चर, सबसे मेरा सवाल है, अभी देख रहे हैं या आगे देखने वाले, सबसे सवाल है, जो अभी स्क्रीन के सामने बैठे हैं सबसे सवाल है, क्यों तुम फॉलो कर रहे हो कंपनीज एक्ट, क्यों तुम फॉलो कर रहे हो इनकम टैक्स एक्ट, क्यों तुम फॉलो कर रहे हो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये पार्टनरशिप एक्ट, अरे क्यों तुम फॉलो कर रहे हो एलएलपी एक्ट, अरे क्यों हम फॉलो करें ये जीएसटी वाला एक्ट, अरे क्यों 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 माय लॉर्ड, मुझे जवाब दीजिए कि क्यों हम ये लॉ फॉलो करें, क्यों हम हमारे लॉज लेके नहीं जा सकते। एनी आंसर, क्या जरूरी है, क्यों हम ये फॉलो करें ये लॉ, क्या जबरदस्ती है लॉ फॉलो करने की। और अगर फॉलो भी नहीं करने तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं तो एक सब्जेक्ट ये इंटर से खत्म हो जाएगा, लॉ गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है नालायक को, अच्छा सोचो, मेरा ब्रेड एंड बटर है, तुमको क्या है, तुमको तो एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा। तो क्यों, स्टिक टू क्वेश्चन, क्यों हम ये लॉ फॉलो करें। एनीवन, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट तो पागल है, गवर्नमेंट तो फ्रॉड भी करती है। जिन्होंने बोला, चेतन ने बोला है भाई, चेता नहीं बोला है क्योंकि गवर्नमेंट ने, चेता ऐसे कैसा तुम यार दोनों साइड से बोल रहे हो, चेता एक तो बोल रहे हो मेरे को फॉलो भी नहीं कर रहा है, बोल रहे हो गवर्नमेंट ने भी बोला है, चलो चेता ही खुद बोल रहा है सर गवर्नमेंट ने बोला इसलिए फॉलो करना है। किसने बोला कि तुमको गवर्नमेंट को फॉलो करना है, किसने बोला, खुद की गवर्नमेंट नहीं बना सकते, कल बना लो ना। जैसे पूना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पूना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कल जाके चेता ने डिसाइड कर लिया कि नहीं मेरे को खुद का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाना है, सीएमसी चेता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाओ, खुद का कॉर्पोरेशन। किसने बताया, मुंह उड़ाओ, बनाओ, किसने बोला।
हाँ, अब जाके कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं, जैसे आंशिका ने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जैसे तुषार विशाल ने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, राघव ने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। बस बेटा इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहते हैं। हेडिंग देखो ना, हेडिंग तो पढ़ो नालायक को, कम से कम हेडिंग में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। सिंपल सी बात, आप इंडिया के टेरिटोरी पे पैदा हुए, इंडिया की टेरिटोरी, व्हाट इज इंडिया की टेरिटोरी? मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स। लिखो कमेंट्स के अंदर, याद नहीं आपको इंडिया की टेरिटोरी? मेरे को भी मालूम है तुमको याद नहीं है, अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लिखो कमेंट में मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स। फटाफट कमेंट के अंदर मेरे को दिखना चाहिए, सब लोगों से, जितने 80 लोग प्रेजेंट है ना, सबसे दिखना चाहिए मेरे देश की धरती और 12 नॉटिकल माइल। याद रखना जिंदगी के अंदर। सो नहीं लिखा ना, तुमको तुम्हारे एग्जाम की कसम, तुमको तुम्हारे वाली एग्जाम की नहीं, मैंने एग्जाम की कसम दे दी, May 20 का अटेम्प्ट मर गया, अटेम्प्ट ही मर गया, जिंदा ही नहीं बचा May 20 का अटेम्प्ट। एग्जाम की आपको कोई कसम नहीं, आपके वाले या वाली की कसम आपको मिलने वाले। मेरे को कमेंट में चाहिए मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स। सो अगर आप इंडिया या इंडिया के टेरिटोरी के ऊपर हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होता है। आपको क्या एप्लीकेबल होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के टेरिटोरी में। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल नंबर 245 में पार्लियामेंट को राइट दिया है। किसको राइट दिया है? पार्लियामेंट को राइट दिया है कि भैया इंडिया के टेरिटोरी में जितने लोग रहते हैं उनको पार्लियामेंट ने बनाए हुए लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। आप ये कॉन्ट्रैक्ट टैक्स, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी, पोगा, पोबा, फेमा, सेबी, सिक्रा, कंपटीशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस आइडे, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनर, ये जितने भी लॉज आप फॉलो कर रहे हो, ये किस वजह से? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें लगता है और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही लॉ बनाने का पावर दिया है पार्लियामेंट को, तो लॉ भी तुम्हें एप्लीकेबल होता है। तो तुम ये बोल नहीं सकते कि मैं मेरा खुद का लॉ बनाऊंगे तो सिर्फ एक छोटा सा बुक बनते, पुस्तक बन के रह जाएगा, जिसके पेजेस फाड़ के उसके ऊपर समोसा कचौरी खा लेना, क्योंकि वो किसी भी काम का नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये चीज को दिमाग में फिट कर लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या होता है। ये सिर्फ एग्जांपल था, इसमें से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए आप बुक में जहां पे लिखा है उसके नीचे नोट डाल सकते हो, लिखना। बहुत बढ़िया, सब लोग शानदार कमेंट किए हैं, जबरदस्त, जिंदाबाद। मेरे देश की धरती और 12 नॉटिकल माइल्स। फिर भी सिर्फ 20-25 लोगों ने कमेंट किया। बचोते बचो 50 लोग नालायक हो, सुधरो जिंदगी के अंदर। वहां कमेंट में डालोगे, लॉन्ग टर्म में याद रहेगा, तुम्हारे भलाई की बात बोल रहा हूं। नहीं सर, तुमको तो कमेंट्स के पैसे मिलेंगे, मेरे को घंटा कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हारे कमेंट्स में से, वैसे ही फ्री लेक्चर्स है। चीज को याद रखना, ठीक है? लेट्स गो। कसम दी थी इसलिए लिखा। कितने नालायक लोग हैं, मतलब तुम्हारे भले के लिए मेरे को तुमको ही कसम देनी पड़ रही है। लिखो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में, एवरी पर्सन इन इंडिया नीड्स टू फॉलो इंडियन लॉ, as it is mandated by constitution, इंस्टा पे भी लिख के आ जाओ, शानदार। एज इट इज मैंडेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एप्लीकेबल इन इंडियन टेरिटोरी, फुल स्टॉप। ओके, अब कोई दिक्कत है तो मुझे सवाल पूछ सकते हो, मैं उसको आंसर कर दूंगा, ठीक है? चलो, जैसे पहला दिक्कत है चिराग का। सर, आई वांट टू परचेस अ पेन ड्राइव लेक्चर बट आई वांट टू नो हाउ डाउट विल बी सॉल्व्ड। हाँ, अगर आप पेन ड्राइव लेक्चर परचेस करना चाहते हो और आपका ये सवाल है कि डाउट कैसे सॉल्व होंगे, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको मेल में आ जाएगा, जिसके ऊपर अगर आप आपका डाउट व्हाट्सएप करोगे तो नियरली 48 से 72 आवर्स में, मतलब 2 से 3 दिन में आपके डाउट के ऊपर एक तो ऑडियो क्लिप आएगा या मेरी टीम में से एक अच्छा सा आंसर आ जाएगा जो आपको सेटिस्फाई कर जाएगा। आपके डाउट ऐसे सॉल्व होंगे। अभी तक का रिकॉर्ड है कि मेरे हाथ में अगर कोई डाउट आया है या हमारे व्हाट्सएप पे डाउट आया है, वो नॉर्मली अनसॉल्व गया नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई फंक्शन है या फिर पब्लिक हॉलिडे और सब हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा विश कर रहे, उसके अंदर अगर डाउट रह जाए तो बात अलग है। अदरवाइज मैं किसी भी डाउट को इग्नोर नहीं करता। आपके सभी डाउट व्हाट्सएप पे सॉल्व होंगे। जैसे ही आप पेन ड्राइव ऑर्डर करोगे आपको व्हाट्सएप का नंबर पहुंच जाएगा, ठीक है? ये एक चीज। दूसरा सवाल, गूगल ड्राइव पे जो लेक्चर मिलेंगे आगे वो न्यूली रिकॉर्डेड रहेंगे, क्योंकि हम लेक्चर्स रिकॉर्ड ही कर रहे हैं अभी धीरे धीरे, तो आपको न्यूली रिकॉर्डेड ही लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है? विशाल,
चलो, थैंक यू सो मच। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यहां पे आपका खत्म होता है। थैंक यू सो मच चेतन। चेतन को सब लोग थैंक्स बोलना। यू आर स्पोर्ट्स काइंड ऑफ पर्सन बेटा, बहुत थैंक यू सो मच। आपकी वजह से बहुत सारे बच्चों को एक अच्छा कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो, अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट वाली चीज। अब हम देखेंगे दीदी को। देखो, चार चीजें मैंने बोली थी। कौन सी चार चीजें? हिस्ट्री, हिस्ट्री हम पेंडिंग रखे हैं तो उसको छोड़ दो। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमारा हो गया। अब बचा क्या है? ऑथोरिटी स्ट्रक्चर और चैप्टर स्ट्रक्चर। ऑथोरिटी स्ट्रक्चर, चैप्टर स्ट्रक्चर, ऑथोरिटी स्ट्रक्चर, चैप्टर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दो चीजें हमको कंप्लीट करनी है। आ जाइए। स्टूडेंट को वाले वाली की कसम दी, नालायक को तुमको कसम देनी पड़ती है, इसी चीज का तुमको बुरा लगना चाहिए। वाले वाली की कसम दी इसलिए सर लिखा बोले। कितने बेकार लोग हैं। गुलाब गर्ग, नाम कितना भारी है, गुलाब, गुलाब। चलो बहुत बढ़िया, लेट्स गो। पीडी अभी इसके बाद में जो ऑर्डर करेंगे उनको न्यू लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि लेक्चर्स रेडी होने में नियरली 10-15 दिन का समय लगेगा। तो आप जरा 10 दिन के बाद ऑर्डर करना, तो आपको एटलीस्ट सफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ उतने लेक्चर्स मिलेंगे जितने आप कर सको, तो आपको सेकंड पीडी भी अवेलेबल हो जाए। ठीक है, जनवरी एंड तक के अभी से मैं शुरू कर रहा हूं सभी लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग, जो जनवरी एंड तक के पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना। चलो मैं शुरू करता हूं। कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल बोर्ड के ऊपर मुझे ध्यान चाहिए। अब हम शुरू कर रहे हैं ऑथोरिटी स्ट्रक्चर अंडर कंपनीज एक्ट। सीए फाउंडेशन में आपने शायद ये नहीं देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। रेडी, लेट्स गो। फर्स्ट थिंग, कमेंट्स करना बंद कीजिए, बोर्ड के ऊपर ध्यान। सबसे पहली बात तो जो अपेक्स अथॉरिटी है, दीदी दीदी, तो जो अपेक्स अथॉरिटी है कंपनीज एक्ट में, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के चेयरमैन है दीदी निर्मला सीतारामन जी। दीदी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के चेयरमैन है। हालांकि ये सीट कई लोगों ने, मतलब जब से कंपनीज एक्ट बना तब से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कौन कौन चेयरमैन है ये भी बोलो। हम इंडियन पॉलिटिक्स में थोड़ा घुसे ही थे लॉ बनाने के लिए, तो समझ लेना। 2013 में जब कंपनीज एक्ट बनाया गया था तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के चेयरमैन थे सचिन पायलट। सचिन पायलट। फिर 2014 से जब बीजेपी सरकार आई, 2014 से लेकर नियरली 2019 तक के जो बीजेपी सरकार आई, उसमें हमारे जो चेयरमैन थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, दैट इज अरुण जेटली बाबा। अरुण जेटली सुना होगा। इनका सेलेना जेटली से कोई लेन देन नहीं है, नालायक बच्चों, हीरोइन से वगैरह कंपेयर हो। अरुण जेटली जी अलग है, नालायक लोग। और फिर 2019 से लेके हमारी दीदी निर्मला सीतारामन जी, दीदी, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के चेयरमैन है। निर्मला मैम, अरुण जेटली सर, सचिन पायलट सर, बड़े लोग हैं, रिस्पेक्ट के साथ में इनको सर मैम बोलना चाहिए। समझ में आ रही है कि तुमको। सो ये 3 चेयरमैन अभी तक के हो चुके हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। सचिन पायलट जी, अरुण जेटली जी, निर्मला सीतारामन मैम। निर्मला सीतारामन मैम जिस एरिया के चेयरमैन है उसे हम कहते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। अगर आपको एमसीए जानना है क्या है तो कभी आप चले जाना mca.gov.in वाले साइट पे, www.mca.gov.in। वैसे तो आप कैसे 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 साइट के ऊपर जाते हो जिंदगी में, मतलब जब स्टडीज की बात आए ना, जब स्टडीज की बात आए तो स्टडीज के लिए बोलो ना mca.gov.in के ऊपर जाओ। नहीं 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 नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो साइट्स बैन करके रखे हैं वहां तुम जिंदगी में पहले पहुंच जाओगे, वो भी इनकॉग्निटो मोड करके, वॉल्यूम लो करके, नालायक लोगो। तो ये चीज को थोड़ा सा याद रखना, थोड़ी अच्छी साइट्स भी जिंदगी में देख लो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, mca.gov.in, इसके ऊपर भी जाके आओ। गवर्नमेंट ने बैन किए हुए साइट्स के ऊपर ही हर बार जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेट्स गो। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, mca.gov.in के ऊपर कभी चले जाना। वहां पे आपको न्यूमरस नंबर ऑफ कंपनीज दिखेंगे और न्यूमरस नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के भी डिटेल्स दिखेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे ऑथोरिटी स्ट्रक्चर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं वरना आपको दिखेगा नहीं। दीदी का नाम मैंने मिटा दिया, दीदी का नाम सबका ही मिटा देता हूं। इसको आपने याद रखना थोड़ा सा, ठीक है? नहीं भी याद रखा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में वो तुमको पूछेंगे नहीं कि चेयरमैन कौन था। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बाद मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल वाला स्ट्रक्चर और दूसरा आता है जुडिशियल स्ट्रक्चर। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सबसे अपेक्स अथॉरिटी, उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल और दूसरा जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जुडिशियल। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल मतलब हाउ कंपनीज एक्ट विल वर्क।
किस तरीके से कंपनीज एक्ट चलेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन है कि भैया लोगों को कंपनी फॉर्मेशन में मदद करना, एलएलपी फॉर्मेशन में मदद करना, लोगों को ई फॉर्म्स फाइल करने के लिए मदद करना, फीस कलेक्ट करना, कंपनी बना के देना, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी कैसे चलाना है सिखाना, ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट में कभी डिस्प्यूट हो जाए, डिस्प्यूट डिस्प्यूट पता है, डिस्प्यूट झगड़े हो जाते हैं ना दो दोस्तों के बीच में, गालियां गलौज करना शुरू कर देते हैं, मारा पीटी करना शुरू कर देते हैं, डिस्प्यूट, जैसे मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के बीच में हो गया था डिस्प्यूट। क्लियर है कंसेप्ट सबको? तो जब डिस्प्यूट हो जाता है तो हमें जुडिशियल स्ट्रक्चर के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। जुडिशियल स्ट्रक्चर मतलब नाम में ही है जजमेंटल। जजमेंटल मतलब डिस्प्यूट है, झगड़े हो रहे हैं, तो जजमेंटल स्ट्रक्चर पे हमको शिफ्ट करना जाएगा। सो अगर कंपनी आपको चलानी है तो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में आप रहिए, लेकिन कंपनी अगर आपको डिस्प्यूट से बाहर निकालनी है तो जुडिशियल स्ट्रक्चर में आपको जाना पड़ेगा। तो जुडिशियल अथॉरिटी, जजमेंटल अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर फर्दर डिवाइड होता है नियरली दो पार्ट्स के अंदर। एक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है फॉर एक्टिव कंपनीज और एक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है फॉर यू कैन से डॉर्मेंट कंपनीज। डॉर्मेंट और यू कैन ऑल्सो कॉल देम लिक्विडेटेड कंपनीज। व्हाट डू यू मीन बाय डॉर्मेंट और लिक्विडेटेड मैं बताऊंगा। एक्टिव कंपनीज मतलब अभी जो कंपनीज चल रही है उनके लिए अगर कोई अपेक्स अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो दैट इज रीजनल डायरेक्टर्स। रीजनल डायरेक्टर्स, रीजनल डायरेक्टर मतलब इंडिया में सेवन ऐसे डिफरेंट रीजन बना के रखे हैं। उन 7 डिफरेंट रीजन के लिए, हर एक रीजन के लिए एक रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है जो उस रीजन के एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से देखेगा। और उसी के नीचे रीजनल डायरेक्टर को हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं आरओसीज। और इंडिया में 22 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। प्रोबेबली अगर आप किसी कैपिटल सिटी में रह रहे हो जैसे पूना, मुंबई, दिल्ली, उसके बाद में अगर हम किसी स्टेट की राजधानी बोले जैसे मद्रास, या किसी भी स्टेट की पटना वगैरह, तो आप किसी स्टेट की राजधानी में रह रहे हो तो ऐसे केस में देयर आर क्वाइट अ चांसेस कि आपके यहां पे एक आरओसी होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को मिला के 22 आरओसीज की नियुक्ति की गई है। इसका मतलब आप ये समझते हो कि 2-4 स्टेट मिलकर भी एक आरओसी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके स्टेट में होगा ही, बट देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि अगर आप किसी कैपिटल सिटी में रह रहे हो तो आपके यहां पे एक आरओसी होगा ही होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सर व्हाट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मतलब जो ऐसा अथॉरिटी जो उस स्टेट के अंदर जितने, उस एरिया के अंदर जितने कंपनी रजिस्टर हुए उनका एक रजिस्ट्रार मेंटेन होता है कि भैया ये कंपनी महाराष्ट्र में बनी है तो हमारे रजिस्ट्रार में इसका एंट्री होगा, ये कंपनी महाराष्ट्र, ये आपके मध्य प्रदेश में बनी है तो हमारे रजिस्ट्रार में इसको लिखा होगा, ये दिल्ली टेरिटोरी में बनी है तो दिल्ली का हमारे पर, ये बिहार में बनी है तो पटना के पास हम इसको रखेंगे। तो यह है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां कंपनी बनने का रिकॉर्ड होता है और कंपनी का रिलेटेड हर रिकॉर्ड ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में बुखारा जाता है। ऐसे 22 आरओसीज है इंडिया में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सर क्या 3-4 स्टेट मिलके एक आरओसी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जरूर हो सकता है, कोई डाउट नहीं हो सकता है। सर क्या एक ही स्टेट में एक से ज्यादा आरओसी हो सकती है? यह सवाल काफी जरूरी है, याद रखना। एक ही स्टेट में एक से ज्यादा आरओसी हो सकते हैं, ध्यान देना। क्या एक ही स्टेट में एक से ज्यादा आरओसी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, हालांकि है। महाराष्ट्र जहां मैं रहता हूं जिस स्टेट में, वहां 2 आरओसीज है, एक मुंबई आरओसी है, एक पूना आरओसी है। तमिलनाडु में 2 आरओसी है, कोयंबतूर आरओसी है, चेन्नई आरओसी है। तो जहां कंपनी ज्यादा बनती है, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई इज अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली इंडिया में सबसे ज्यादा कंपनी अगर कहीं बनी होगी तो महाराष्ट्र में मुंबई में बनी होगी। इसलिए नंबर ऑफ आरओसीज मुंबई में आपको मुंबई की आरओसी अलग दिखेगी, महाराष्ट्र की और पूना की आरओसी अलग दिखेगी। इसी रीजन की वजह से ये चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए बच्चों। ये एक्टिव कंपनीज के लिए जो कंपनी चल रही है, पर जो कंपनीज अटक अटक के चल रही है या चल ही नहीं रही है, सिर्फ नाम के लिए बना के रखी है, बिजनेस कभी और शुरू करेंगे, या चलते आ रही थी पर अभी खत्म होने पे है, तो डॉर्मेंट मतलब जो स्लीपिंग कंपनी है, रजिस्टर्ड है पर काम कुछ नहीं कर रही, दैट इज डॉर्मेंट कंपनी, डॉर्मेंट स्लीपिंग कंपनी। एंड लिक्विडेटेड जो अभी तक चलती आ रही थी पर अब खत्म होने पे है, उनके लिए किसी को अगर अथॉरिटी करके अपॉइंट किया जाता है तो लिक्विडेटर है। लिक्विडेटर का नंबर वेरिएबल है, लिक्विडेटर का नंबर वेरिएबल है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के ऊपर मैं कमेंट कर रहा हूं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर पे, कि भाई एक्टिव कंपनी है तो रीजनल डायरेक्टर, 22 आरओसी, लिक्विडेटर का नंबर वेरिएबल है, क्योंकि लिक्विडेटर कोई भी बन सकता है। आपको खास बात बोलूं, इंडिया में लिक्विडेटर नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही बनते हैं, क्योंकि लिक्विडेटर्स के लिए एक चीज बोलता हूं, अगर आप सुनना चाहो, आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर्स, आरडी जिन्होंने पूछा है इट इज अ रीजनल डायरेक्टर। एक अगर चीज सुनना चाहो तो मैं बताऊं, जरा कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा।
कोई चीज सुनना चाहोगे फटाफट बताइए। ठीक है, फिलहाल कमेंट ना कीजिए बच्चों, फिलहाल रुक जाइए, पहले कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको सुनना है तो मैं आपको एक बात मस्त बोलता हूं, इंडिया में लिक्विडेटर बनने के लिए आपको एक एग्जाम पास करना पड़ता है। लिक्विडेटर बनने के लिए एक एग्जाम पास करना पड़ता है। ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, आईबीसी कोड 2016 में एक एग्जाम किया जाता है कंडक्ट। आईबीसी कोड के अंदर एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है 2016। आईबीसी कोड एक लॉ है, आईबीसी कोड इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा। इस कोड में एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है जिस एग्जाम को कहा जाता है आईपी टेस्ट। आईपी टेस्ट मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टेस्ट। आईपी टेस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टेस्ट इसको कहा जाता है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनलिज्म की टेस्ट ये जो है ये सिर्फ दे सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड सीएमएस। ये तीन ही ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो ये टेस्ट कंडक्ट करती है। तो ये टेस्ट को सिर्फ तीन है टाइप के लोग दे सकते हैं, एक तो सीए, सीएस, सीएमए। और ये टेस्ट पर पास करने के बाद यही लोग बन जाते हैं लिक्विडेटर। तो इंडिया में भैया लिक्विडेटर का बिजनेस भी जो है, बिजनेस लिक्विडेटर का, जिग्नेश को चाहिए बिजनेस, तो ये जो लिक्विडेटर का बिजनेस है ये सिर्फ सीए, सीएस, सीएमए कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट ही सिर्फ सीए, सीएस, सीएमए दे सकते हैं। तो हमें काम मिल रहा है, काम मिल रहा है, पैसा ही पैसा होगा। और आपको शायद नहीं पता 2016 के बाद ये मेन स्ट्रीम प्रोफेशन बना है। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट इसके अंदर मेन स्ट्रीम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हो वैसे ही इंसॉल्वेंसी इज अ मेन स्ट्रीम प्रैक्टिस। जैसे अगर आपने 100 करोड़ की कंपनी लिक्विडेट कर दी तो आपको सूद का 3-4% तक के कमीशन मिलेगा। 100 करोड़ का 3-4% मतलब जिंदगी बन जाएगी एक ही केस सल्टाने के बाद। पर आपको 100 करोड़ की कंपनी तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस लगेगा। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ करियर। ये चीज को भी आपने याद रखना, फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। और इंसॉल्वेंसी मैं आपको सिंपली एक बात बोलूं क्यों ये हेल्प कर सकता है, अगर सुनना चाहोगे तो मैं थोड़े से नंबर आंकड़े बोलता हूं समझने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। जब कंपनीज एक्ट 2013 आया ना, ऑफिशियल रिव्यू बोल रहा हूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिव्यू निकाला था वो ऑफिशियल रिव्यू बच्चों में आपके लिए बोल रहा हूं। 2013 में इंडिया में नियरली 1.5 लाख कंपनीज पर ईयर बनती थी। 1.5 लाख कंपनीज पर ईयर बनती थी। 2013-14 फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख कंपनीज पर ईयर बनी है। ऐसा हम अगर इमेजिन करें पिछले 70 सालों से कर रहे हैं, 70 ईयर्स से कर रहे हैं, अगर चलो 1.5 लाख नहीं बनी होगी, लेट्स से ऑन एन एवरेज 50,000 कंपनी बनी है 70 सालों से, तो भी आप कंसिडर कर लो कि अगर 50,000 कंपनी बनी है 70 सालों से, तो हमने अभी तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 35 लाख कंपनीज बना दी है। कम से कम 35 लाख कंपनीज बना दी होगी अभी तक, कम से कम 35 लाख कंपनीज। आपको पता है इंडिया में इसमें से सिर्फ 15,30,000 कंपनीज के आसपास का नंबर आज के डेट में एग्जिस्टिंग है। 15,30,000 कंपनीज का नंबर ही आज के डेट में एग्जिस्टिंग है। ये तो मैं मिनिमम ले रहा हूं, मिनिमम 35 लाख कंपनीज हमने पिछले 70 साल में अगर बनाई होगी तो आज के डेट में हमारे पास सिर्फ 15,30,000। लेकिन जहां तक कि मेरा रिकॉर्ड कहता है हमने अभी तक के ऑन एन एवरेज लाख कंपनी पर ईयर के हिसाब से देखा था तो नियरली 70 से 80 लाख कंपनी इंडिया में बनी है। फिर भी ये मिनिमम नंबर मैं आपको बोल रहा हूं सेटिस्फैक्शन के लिए कि 35 में से सिर्फ 15,30,000 कंपनी अभी एग्जिस्टिंग है, मतलब 20 लाख कंपनीज बैंकरप्ट हो चुकी है। इसमें से भी अगर मैं आपको बताऊं तो एक्टिव कंपनी ऑन दिस डेट, एक्टिव कंपनी अगर मैं आपको बोलूं तो नियरली 12 से 13 लाख ही कंपनी ऐसी होगी जो आज के डेट में एक्टिव होगी, और 2 लाख कंपनी एक तो डॉर्मेंट या लिक्विडेशन में घुसी हुई होगी, जिनका फ्यूचर गर्दिश में है। और अभी तो स्टार्टअप बिजनेस का जमाना है। आपको शायद नहीं पता, यह भी ऑफिशियल रिव्यू है कि अगर 100 बिजनेस एक साल में स्टार्टअप होते हैं तो उसमें से 85 नंबर ऑफ बिजनेस, 85% बिजनेस ये 3 साल के अंदर लिक्विडेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 15 बिजनेस सर्वाइव करते हैं। उस 15 में से भी 10 बिजनेस 10 साल के अंदर बेच दिए जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 5 स्टार्टअप बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं। ये स्टार्टअप का ऑफिशियल रिव्यू है। तो 15,30,000 में से 13 लाख कंपनीज अभी एक्टिव है जिनको ये संभाल रहे हैं। 2 लाख कंपनीज अभी लिक्विडेशन में होगी। पर आपने एक नंबर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर मैं मिनिमम 35 बोलूं, जो एक्चुअल आंकड़ा नहीं है, जो तो हाफ ही कंसिडर कर रहा हूं, नियरली अगर मैं बोलूं तो 35 में से 20 लाख कंपनी पिछले 70 साल में गायब हो चुकी है। अगर गायब हो चुकी है तो भैया वो कंपनी लिक्विडेट करना भी तो बहुत बड़ा बिजनेस है। हम तो सीए है, पैसा चाहे बनाने से आए या पैसा चाहे लिक्विडेट करने से आए, पैसा आना जरूरी है।
कंसेप्ट समझ में आया? ये भी बिजनेस है भैया, जिग्नेस बिजनेस, जहां पैसा वहां बिजनेस, काम खत्म। तो भैया कंपनी लिक्विडेट करना भी बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये तो मिनिमम है। इमेजिन करो 70 लाख कंपनी, जैसे मैं रिव्यू बोल रहा हूं 70 लाख कंपनी बनी है, और 70 लाख में से सिर्फ 15 लाख कंपनी एग्जिस्टिंग है। तो आप इमेजिन करो नियरली 55 लाख कंपनीज पिछले 70 साल में लिक्विडेट हुई है, तो कितने बड़े अमाउंट का ये बिजनेस होगा। ये चीज को आपने याद रखना, क्लियर है? तो इसको हल्के में मत लेना, सर ये बिजनेस कौन करेगा, कंपनी खत्म। भैया कंपनी खत्म करने का बिजनेस ही मेन स्ट्रीम बिजनेस है, क्योंकि जितनी बनती है उससे ज्यादा तो डूबती है। ये तो आपको ही पता है, ये तो लॉजिकल है, जितनी बनेगी उससे ज्यादा तो डूबेगी। कंसेप्ट समझ में आया? ये तो सोसाइटी इसके भरोसे पे चलती है। ये चीज को आपने याद रखना, ये खास बात थी, इसको याद रखना। सीए करने के बाद में अगर आप आईबीसी का आईपी टेस्ट देते हो तो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जरूर बन सकते हो। समझ में आ रहा है पक्का? कैसा लगा ये चीज मेरे को बताना कमेंट के अंदर। फिर मैं एक और भारी चीज आपको दिखा दूं, पहले कमेंट के अंदर बताइए समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला। ये करियर वाइज नॉलेज वाइज मिक्स करके दे दिया मैंने आपको, ठीक है? और ये आईबीसी लॉ जो है ना, आईबीसी लॉ, ये सीए फाइनल पे अपने सिलेबस में है। सीए फाइनल पे इस लॉ को मैं खुद पढ़ाता हूं, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 5 से 7 लेक्चर्स लेता हूं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के ऊपर, पूरा गले के अंदर। क्लियर कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो कैसा लगा मुझे एक बात बताना, समझ में आया क्या? और अगर ये समझ में आया तो एक और जबरदस्त चीज मैं आपको दिखा दूं, हाथ के कंकड़ को आरसी क्यों और पढ़े लिखे को फारसी क्यों। कहावत आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, नालायको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, कहावत नहीं सुनी, जरूरी नहीं है हर बार कहावत सुनना। मैं आपको खोल के दिखा देता हूं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट, क्योंकि आप तो बैन साइट्स के ऊपर घूमते रहोगे। हाँ, वो गवर्नमेंट बैन साइट्स के ऊपर तुम घूमते रहोगे, नालायक लोगो, तो खोलोगे तो नहीं साइट। अभी तुमने लेक्चर देख लिया, फिर जाके तो तुम शुरू हो जाओगे जिंदगी में। तो मैं खुद ही आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का साइट ओपन करके दिखा दूं, ऐसा सोच रहा हूं। क्लियर है? आ जाइए। yamca.gov.in, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट, लाइव वाला वेबसाइट, ठीक है? जिसके अंदर अलग अलग टैब्स आपको देखेंगे। आई विल जस्ट होवर ओवर दिस। हम कंपनीज एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, कभी ऐसा ना हो कि आपने साइट देखा ही नहीं, इसलिए एक बार खोल के दो, साइट के दर्शन कर लेना, ठीक है? अबाउट एमसीए, अबाउट एमसीए में अगर आप जाओगे तो अबाउट एमसीए में मैं क्लिक करता हूं। लेट्स सी क्या अबाउट एमसीए में हमको कुछ मिलता है क्या। तो आ जाइए, ये देखो अबाउट एमसीए में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वगैरह फलना ढकना वगैरह सब लिखा हुआ है कि प्रोफेशनलिज्म वगैरह, आईसीआई। ये देखो यहाँ पे आपकी बॉडीज का भी नाम लिखा है, कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सुना है आपने? ये कभी नाम सुने इंस्टीट्यूट के? वही कॉलेज जिससे आप सीए कर रहे हो। रिलेटिव्स पूछते हैं ना कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सीएमए वालों का यहाँ नाम नहीं दिया है, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। सीएमए वाला का काम कंपनीज एक्ट में, लॉ में थोड़ा कम होता है, इनका कॉस्टिंग्स में काम ज्यादा होता है। क्लियर है? पर आईसीएसआई और आईसीआई वालों का बहुत तगड़ा काम होता है, इसलिए उनके नाम देखे रखे कि इन इंस्टीट्यूट के साथ हम काम कर रहे हैं। ये अबाउट एमसीए में ही लिखा है। क्लियर है? सबको हाँ है ना? दूसरी बात इसके अंदर दिए देखो एक्ट और रूल्स। एक्ट और रूल्स में आप जाओगे, देखो कंपनीज एक्ट एमसीए मैनेज करता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एमसीए मैनेज करता है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आईबीसी मैंने आपको बोला था, देखो ये आईबीसी कोड ये मैनेज करता है, कंपटीशन एक्ट ये मैनेज करता है, पार्टनरशिप एक्ट मैनेज करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, सेक्रेटरीज रेगुलेशन 1860, कंपनीज डोनेशन नेशनल फंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अदर सर्कुलर्स। तो ये इतने एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेज करता है। फिर माय वर्क स्पेस, माय सर्विसेज में, अब ये बहुत बड़ा चीज है, माय सर्विसेज के अंदर आपको सभी वो चीजें मिलेगी जो आपको चाहिए। अगर आपको किसी कंपनी को ढूंढना है तो आपको माय सर्विसेज में मिलेगा, किसी डायरेक्टर को ढूंढना है माय सर्विसेज में मिलेगा, किसी भी चीज का आपको एलएलपी फॉर्म करना है, कंपनी फॉर्म करना है, तो ये सब चीजें आपको काम में आएगी। जितनी भी चीजें दी है ना, ये सब चीजें आपको काम में आएगी माय सर्विसेज में। फिर डाटा एंड रिपोर्ट्स, और फिर आते हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में ये हमारे काम की चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फिर दिया है लिस्ट ऑफ हेडक्वार्टर्स, फिर दिया है रीजनल डायरेक्टर। ये देख रहे हो रीजनल डायरेक्टर, जहां पे मैं होवर कर रहा हूं दैट इज रीजनल डायरेक्टर। अगर हम रीजनल डायरेक्टर पे क्लिक करें तो इमीडिएटली आपका शुरू हो जाएगा बच्चों रीजनल डायरेक्टर वाला एरिया, ठीक है? और आप देखिएगा के ग्रेवियन सेल खुल गया गलती से, रुक जा रे भाई, हमें चाहिए रीजनल डायरेक्टर्स। तो मैंने क्लिक किया रीजनल डायरेक्टर पे, और सी मैंने आपको 7 रीजनल डायरेक्टर बोले थे, देख लो, हाथ के कंकड़ को आरसीक्यू, पढ़े लिखे को फारसीक्यू, और रीजन भी याद रखना। ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन मतलब मेघालय, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, क्लियर है कंसेप्ट, अरुणाचल,
ये ईस्टर्न रीजन वाले एरियाज है, इनके लिए जो रीजनल डायरेक्टर है वो बैठते हैं। या कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये भी रीजनल डायरेक्टर्स के अंदर आएगा, तो ये बैठते हैं भैया कोलकाता में, जिनका नाम है निजाम पैलेस, निजाम पैलेस में बैठते हैं, दैट इज श्री डी भानोपाध्याय। फिर सदर्न रीजन मतलब साउथ इंडिया, पता ही होगा, कर्नाटका, तमिलनाडु, उसके बाद में तेलुगु, हैदराबाद वगैरह वगैरह सिटीज, केरला, तो उनके लिए डॉक्टर के त्रिमुलानिमुर्थु, अभी मेरे को नाम नहीं लेते आ रहा, मेरे वेरी सॉरी फॉर दिस। फिर नदन रीजन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा वगैरह, नदन रीजन डॉक्टर राज सिंह। फिर वेस्टर्न रीजन महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह, मनमोहन जुनेजा। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन मतलब आप कंसिडर कर लो तो राजस्थान, गुजरात वगैरह, दैट इज। फिर सद ईस्टर्न रीजन, साउथ ईस्टर्न रीजन जो मैंने आपको अभी बोला था वेस्ट बंगाल के नीचे वाला एरिया वो। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन जहां पे, तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा, मैं ज्योग्राफी तो मेरी बहुत कच्ची है, पर मैंने 7 रीजनल डायरेक्टर्स आपको गिना के दे दिए। 7 रीजनल डायरेक्टर के बाद में मैंने आपको 22 आरओसीज बोले थे, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। लेट्स सी 22 आरओसीज कौन कौन से है। ये आपको कोई दिखा के ओपन करके साइट शायद कोई नहीं दिखाएगा आपको, मैं दिखा रहा हूं, ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना। दैट इज 22 आरओसीज, गिनते जाओ, हर एक गिन नहीं सकते, पर मैं आपको बताऊंगा। तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में आरओसी है, फिर मैंने बोला था 4-5 राज्य मिलके आरओसी बन सकता है, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब का मिला के आरओसी एक ही है। फिर बिहार, झारखंड के अंदर 2 आरओसी देके रखे, बिहार का अलग, झारखंड का अलग। फिर छत्तीसगढ़ में एक आरओसी देके रखा है। फिर उसके बाद में दिल्ली और हरियाणा के लिए एक आरओसी है, गोवा, दमन, दीव के लिए एक आरओसी है, गुजरात के लिए एक आरओसी है, हिमाचल प्रदेश में एक आरओसी है, जम्मू कश्मीर में एक है, कर्नाटक में एक है, केरला में एक है, मध्य प्रदेश में एक है, महाराष्ट्र में 2 है। मैंने महाराष्ट्र में 2 बोले थे, देखो मुंबई आरओसी, आरओसी ये चेंज हो गया है, मानो रजन दास, ये मुंबई आरओसी है, और पुणे आरओसी भी चेंज हो चुके हैं, मंगेश रामदास जाधव। तो ये वो आरओसी है, ये एकदम क्लीनली काम करते हैं, ना ये देते हैं ना लेते हैं, ना टेबल के नीचे से ना टेबल के ऊपर से, क्लियर है कंसेप्ट, एकदम क्लीन आरओसी करके काम करते हैं ऑनलाइन। फिर ओडिशा में आरओसी है। अगला अगर आप देखो पौंडीचेरी, पंजाब में आरओसी, राजस्थान, आपके स्टेट देख लेना, आपके स्टेट के हिसाब से आपका भी आरओसी मिल जाएगा। तमिलनाडु में मैंने 2 बोले थे, चेन्नई और कोयम्बतूर का, देखो 2 आरओसी है तमिलनाडु में। फिर उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, टोटल नंबर ऑफ आरओसी आप गिनो तो 22 इन नंबर ही है। ये चीज को आपने याद रखना। ये हो गया आपके आरओसीज। रही बात, आप पूछोगे सर लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर का नंबर वेरिएबल है, बिकॉज लिक्विडेटर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से बन सकते हैं, तो इनका नंबर हमेशा वेरिएबल रहेगा, कुछ ज्यादा होंगे कुछ कम होंगे। तो डिफरेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर्स के यहाँ पे एड्रेसेस दिए हैं। किसी को अगर खुद की कंपनी बंद करनी है तो ये ऑफिशियल लिक्विडेटर्स के पास में जाके खुद की कंपनी बंद करने की प्रोविजन कर सकते हैं। क्लियर है, इनका नंबर कम ज्यादा कभी ना कभी हो सकता है। ये होने के बाद वापस मैं आता हूं मेरे चार्ट पे, थोड़ा पानी पी लू। कैसा लगा ओपन करके? आप खुद भी ये साइट के ऊपर विजिट कर सकते हो, समझ में आएगा मुझे कमेंट में बताइए एक बार। घर पे हो तो एकदम घर जैसा माहौल चल रहा है। चलो, मैंने आईबीसी का एग्जाम नहीं दिया क्योंकि मेरे को कंपनी लिक्विडेशन करना था। मैं टीचर हूं तो मैं टीचर ही बने रहना चाहता हूं, तो मैं एग्जाम देके क्या करूं बच्चों। ठीक है, तो अपन टीचिंग से रिलेटेड जो भी करना है वो सब कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया आपका भैया एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल अथॉरिटी। अब मैं आता हूं जुडिशियल पे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किस तरीके से कंपनी लॉ चलेगा ये मैंने आपको दिखा दिया, समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकली दिखाया कि क्या चल रहा है, प्रैक्टिकली मतलब एक प्रैक्टिकल टच। जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको ये सब चीजें पता होगी कि दर्शन सर ने आरओसी दिखाए थे, दर्शन सर ने ये सब चीजें ऑलरेडी बताई थी। अब जुडिशियल, जुडिशियल यहां से मैं कट करता हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पेस का जरूरत पड़ेगा। आई नीड स्पेस, आई नीड स्पेस। ठीक है, आ जाइए। सो हम जा रहे हैं जुडिशियल अथॉरिटीज में। जुडिशियल अथॉरिटीज मतलब झगड़े हो गए, टंटे हो गए, भांडन हो गए, तो कंपनीज एक्ट में आता है एनसीएलटी। एनसीएलटी के इंडिया में 19 बेंचेस है। एनसीएलटी एक ही होता है पर उसके बेंचेस होते हैं 19 बेंचेस, मतलब अलग अलग एनसीएलटी के कोर्ट्स। इंडिया में 19 बेंचेस है एनसीएलटी के। एनसीएलटी ने भी आपकी दलील नहीं मानी, जैसे पूना कोर्ट में अगर आप गए और पूना कोर्ट वाले ने भी अगर आपकी दलील नहीं मानती तो आप जाते हो भैया बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट भी नहीं मानते तो जाते हो सुप्रीम कोर्ट में। उसी तरीके से पहले आप जाओगे एनसीएलटी में, एनसीएलटी अगर आपकी बात नहीं सुनता तो नैकलैट में, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल,
कमेंट में लिखना सबने बाकायदा पूरे फुल फॉर्म के साथ, नहीं तो याद नहीं रहेगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, नैकलैट। नैकलैट के भी 19 बेंचेस है इंडिया में, और फिर उसके बाद में अगर आपको अपील करनी है तो यू विल डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। कंपनीज एक्ट में हाई कोर्ट नहीं आते, कंपनीज एक्ट में हाई कोर्ट नहीं आते। एनसीएलटी, नैकलैट, सुप्रीम कोर्ट, ये एनसीएलटी और नैकलैट को ही आप दर्जा दे दो हाई कोर्ट के आसपास का दर्जा, सेम पावर्स होते हैं। तुमको तुम्हारे वाले या वाली की कसम, बाबू सोना पिकाचू की कसम, मेले बाबू ने थाना थाया क्या उसकी कसम, अगर तुमने नहीं लिखा तो तुम्हारा बाबू तभी थाना थाएगा ही नहीं। ये चीज तो भी तुमने याद रखना, क्लियर है तब तो ये चीज तो तुमने याद रखना, तुम्हारा बाबू थाना ही नहीं थाएगा अगर तुमने नहीं लिखा तो। सो एनसीएलटी 19 बेंचेस, नैकलैट सेम हाई कोर्ट के पावर है, फिर स्ट्रेट अवे एक ही सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, उसके पास आप खुद का डिस्प्यूट लेके जा सकते हो। ये है कंपनीज एक्ट का अथॉरिटी स्ट्रक्चर। सर इधर की साइट तो ओपन करके दिखा दी, इधर की भी ओपन करके दिखाओ। साइट ओपन करने में बड़ा इंटरेस्ट है नहीं तुमको, जिंदगी में तुम अलग अलग साइट ही जानते रहो। शानदार, जबरदस्त, हर बंदा यहां पे लिख रहा है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, जबरदस्त, मजा आ गया देख के। ऐसा मेहनत करने वाला इंसान चाहिए, ऐसी अगर मेहनत करे ना कमेंट्स में तो आदमी पास होने के सिवा दूसरा ऑप्शन जिंदगी में बचेगा नहीं, पास ही होना पड़ेगा, झक मार के पास होना पड़ेगा, तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर आ जाओ, एनसीएलटी की वेबसाइट भी ओपन करके दिखा दो, दुनिया तुम्हारी खुश हो जाएगी। सब प्रैक्टिकली, ये है भैया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की वेबसाइट, लाइव डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इसको लाइव किया गया है। और जो हमारे एनसीएलटी के चेयरमैन है भाई साहब, 2013 कंपनीज एक्ट जब से बना है तब से भैया यही चेयरमैन है, महेश बाबू, महेश मित्तल कुमार, ये हमारे एनसीएलटी के चेयरमैन है। आपको यकीन नहीं होता, एनसीएलटी के चेयरमैन बनने के लिए ना जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। एक तो आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होनी चाहिए या हाई कोर्ट के आप चीफ जस्टिस होने चाहिए 5 साल तक के, तब जाके आप एनसीएलटी के चेयरमैन बन सकते हो। खतरनाक चीज है जिंदगी के अंदर, याद रखना। एनसीएलटी हमको सीए फाइनल लेवल पे आएगा, सीए फाइनल में सेक्शन 407 से 4 ना, हाँ 407 से 434 एनसीएलटी चैप्टर है, सेक्शन 407 से 434 हम सीए फाइनल में पढ़ेंगे एनसीएलटी क्या होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये भैया महेश मित्तल कुमार जी चेयरमैन है एनसीएलटी के, और ये एनसीएलटी का वेबसाइट है, अबाउट एनसीएलटी यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है, कभी आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि नियरली 19 बेंचेस है, ठीक है, तो 19 बेंचेस के आपको यहां पे नाम भी मिल जाएंगे। नीचे आपको थोड़ा आई गेस जूम करना पड़ेगा, मैं आपके लिए नाम पढ़ लेता हूं कौन कौन से बेंचेस है। तो याद रखना, न्यू दिल्ली में ही 2 बेंचेस है, एक नॉर्मल एक रीजनल वाला न्यू दिल्ली में ही बेंच है। फिर अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। 11 है या 19 है, गिनने दो, 19 नहीं शायद 11 होंगे, हाँ 11 है, माय मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी। 11 बेंचेस है एनसीएलटी के, मेरे को वही कंफ्यूजन था, 19 नहीं 11 बेंचेस है एनसीएलटी के। मैं हमारे पीपीटी में भी इसको ठीक कर दूं, ठीक है, माय मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी। 11 बेंचेस है एनसीएलटी का ऑल ओवर इंडिया, नैकलैट के भी उतने ही बेंचेस बनते हैं। यह है आपका ऑथोरिटी स्ट्रक्चर। मुझे यकीन नहीं होता कि लोग कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ लेते हैं पर उनको अथॉरिटी स्ट्रक्चर ये लेवल का पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता आरओसी कितने हैं। तुम पूछ लो, कोई भी सीए इंटर का बच्चा अगर पास हुआ होगा, अपने से नहीं पढ़ा होगा, पूछ लेना भैया आरओसी कितने हैं, भैया रीजनल डायरेक्टर कितने हैं, भैया एनसीएलटी के बेंचेस कितने हैं। इतना प्रैक्टिकल लेवल का अंडरस्टैंडिंग बच्चों आपको चाहिए। बच्चे फाइनल पे आ जाते हैं और उनको ये स्ट्रक्चर पता नहीं होता। ये स्ट्रक्चर फाउंडेशन में ही पता होना चाहिए कंपनीज एक्ट को छूने के पहले। एनीवेज, अब ये मैंने स्ट्रक्चर आपको क्यों बताया, क्यों मैं इतना स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे रहा हूं, आगे जाके जब रीजनल डायरेक्टर वर्ड आएगा, आरओसी वर्ड आएगा, लिक्विडेटर वर्ड आएगा, एनसीएलटी वर्ड आएगा, तब आप क्या करोगे, बैठे रहोगे। पूरा सीए इंटर खत्म हो जाता है, बच्चों का लॉ पढ़ लेते हैं, उनको एनसीएलटी पर 1000 बार आता है, 1000 बार एनसीएलटी वर्ड आता है, बच्चे इग्नोर करके चले जाते हैं। हाँ होगा कोई तो भी, अरे होगा क्या कोई तो भी, जुडिशियल अथॉरिटी है। आरओसी वर्ड आता है, होगा कोई तो भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अपेक्स अथॉरिटी है, इसके ऊपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इस स्ट्रक्चर को आप लिख लीजिए। और समझ में आया क्या, कैसा लगा, ये जरूर मुझे कमेंट में बताइए, सुन के अच्छा लगेगा, लिखे, गो फॉर इट फास्ट।
कुलदीप ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर होता है, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आता है, सीए फाइनल पे आएगा। एनसीएलटी के साइड में 11 बेंचेस लिखा है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच रुचिता, सुनीता, केतन, भुवन, भुवना, थैंक्स कनिका, अंशिका, इंद्रेश, ऋषि, शिमी। आर्टिकलशिप के लिए सोर्स होना जरूरी नहीं है बेटा, कहीं पे भी आर्टिकलशिप कर लो, टैलेंट होना जरूरी है। सोर्स के फायदा नहीं होता, टैलेंट से जरूर होता है। नेकलेट के साइड में हाईकोर्ट लिखा है और हाईकोर्ट के पावर्स नेकलेट को दिए गए हैं। थैंक यू सो मच अनुजा। थैंक यू सो मच प्रद्युम्न। एक बार लिखना हो जाए तो कमेंट में बताना, घाई मत करना, किसी का रह गया तो भी कमेंट में बताना। ये कंटेंट लिखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। ये आगे आपको बहुत काम में आएगा। बेटा जीएम जादव कोर्स परचेस किया है तो अभी शिपिंग शुरू होगा 1-2 दिन में, और आपको 10 तारीख तक आई गेस पहुंच जाएगा। और नए वीडियोस अभी तक तो यूट्यूब पे ही चलेंगे, अगले 10-15 दिन तक कंटिन्यूअसली जीएम जादव यूट्यूब पे ही लेक्चर्स चलते जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको ऑनलाइन डाउनलोड मिल जाएगा, शेयर मिल जाएगा लिंक का। तो डेली आप अभी अगले 10 दिन तक तो सवेरे 10 बजे आ जाओ, फिर आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स ऑनलाइन डाउनलोड में धीरे धीरे मिलते जाएंगे, एक 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 करके। डोंट वरी, फिलहाल आपको यूट्यूब पे ही करना है जीएम जादव अगले 10 लेक्चर्स। फिर उसके बाद जो बचे हुए हैं नियरली 65 लेक्चर्स वो आपको करने पड़ेंगे इसमें। एससी सुप्रीम कोर्ट बेटा अनुजा, एससी सुप्रीम कोर्ट। चलो डन, 100 बच्चे हैं ऑनलाइन, जबरदस्त, जिंदाबाद। किसी का रह गया तो मुझे बोलना, लिखना हो गया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, ओके डन एवरीबॉडी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके यहां कुछ सवालों के जवाब दे दूं। एससी मतलब बच्चों सुप्रीम कोर्ट, क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को थोड़ा सा याद रखना, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, क्लियर है कंसेप्ट? डन एवरीबॉडी। अब मैं बढ़ता हूं आगे। नाउ वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट वाला सिचुएशन जो इसके बाद आता है। मैं इसको क्लोज कर दूं। ये हम अब कंपनीज एक्ट में घुस चुके हैं। अब आज हम छुएंगे, देखो कितनी 4 चीजें पढ़नी थी। हिस्ट्री वो हमने पेंडिंग रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हो गया, ऑथोरिटी स्ट्रक्चर हो गया। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड? चैप्टर स्ट्रक्चर, कि कंपनीज एक्ट में चैप्टर कितने हैं। अब हम कंपनीज एक्ट के चैप्टर पढ़ेंगे। तो कंपनीज एक्ट के चैप्टर कुछ इस प्रकार है, ठीक है? अब ये थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, थोड़ा सा हैपनिंग वाला एरिया है। और अच्छा सोचना नालायक को, गंदी चीजें मत सोचना, फिर बोलते हो दर्शन सर क्या क्या बोलते हैं ना। मैं बता रहा हूं चैप्टर के नाम बनाने के हिसाब से, वहां कमेंट के अंदर ख्या ख्या की क्यों मत शुरू कर देना इमीडिएटली।
कंपनीज एक्ट के जो 29 चैप्टर में उसमें से 10 चैप्टर का आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं। 10 में से पहला चैप्टर तो प्रिलिमिनरी है, बेसिक से प्रीएम्बल है, तो वो चैप्टर तो सबको पता है कि पहला चैप्टर प्रीएम्बल प्रिलिमिनरी बेसिक होता है, उसको छोड़ दो। बचे हुए जो 9 चैप्टर है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फिलहाल ऊपर 2 आएगा, नीचे 1 पार्ट आएगा। 3 डिफरेंट पार्ट में 9 चैप्टर डिवाइडेड है, 3-3 चैप्टर हर एक पार्ट में, 3 त्रिक 9, 3 तीजा 9, जिसमें पहला चैप्टर, पहला एरिया, पहला कैटेगरी आता है बनाना, मतलब कंपनी को बनाना, कंपनी को बनाना, कंपनी को बिल्टअप करना। फिर दूसरा कैटेगरी आता है कंपनी को चलाना। भैया बन तो गई, चलाओ तो सही। कंपनी का सिर्फ बनाने के लिए बनी क्या? शोपीस था? शोपीस तो नहीं था, तो चला के दिखाओ। तो बनाना, चलाना। और फिर तीसरा आता है, विल सी दैट, पहले तो ये 2 को खत्म कर देंगे। फिर बनाने के अंदर पहले 3 चैप्टर आते हैं, बनाना, बुलाना, लगाना। ठीक है, तो मेरे साथ में सबने एक्शन करना। अब यहां पे पुट योर हैंड्स अप इन दी एयर, सब जन खुद के हाथ, मोबाइल सामने रख दो, कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने बैठे हो तो वैसे ही बैठ जाओ, हाथ फ्री कर लो। हाथ मुझे फ्री चाहिए, ठीक है? अजीब अजीब चीजों में हाथों को यूज ना करो, पूरे हाथ मुझे फ्री चाहिए जिंदगी में, ठीक है? और सभी लोग एक्शन करेंगे बाकायदा। किसी को रिकॉर्डिंग करनी है तो कर लेना, इसको कहीं पे पोस्ट करना है, खुद के हिसाब से पोस्ट करना है, कर लेना। पर यह चीज आपको याद होनी चाहिए, 10 के 10 चैप्टर आगे मैं आपको याद करवा रहा हूं इमीडिएटली, अभी इसी वक्त क्लास खत्म होने के पहले 10 के 10 चैप्टर याद कराओ। जिसको याद करना है मेरे साथ एक्शन करना, जिसने एक्शन नहीं किए उसका बाबू थाना नहीं थाएगा। ये चीज को भी याद कर लेना। क्लियर है कंसेप्ट? चलो, पुट योर हैंड्स अप इन दी एयर, पूरे के पूरे हाथ मेरे को, हाथ में हाथ दिखने चाहिए मेरे को, सबके हाथ। कमेंट्स में बताओ हाथ ऊपर करके रखे हैं जिंदगी में, बिजी मत रखना कोई भी हाथ, ठीक है? लेट्स गो, ना लेफ्ट ना राइट, लेट्स गो। सो पहले 3 चैप्टर याद करने, पहले 3, पहले कैटेगरी के पहले 3 चैप्टर। बनाना, कंपनी बना रहे, बनाना, बनाओ बनाओ बनाओ, बहुत बढ़िया। एक्शन करना है, तुम अकेले बैठे हो फिर भी एक्शन करना है। घर वाले तुमको देख रहे होंगे ये कैसी हरकतें कर रहा है, फिर भी करना है। पढ़ाई करने के लिए पागल बनना जरूरी है। और आपको याद रखना, जिंदगी में सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो थोड़े से पागल होते हैं, पूरे नहीं, थोड़े से ही। पूरे मत पागल बन जाना, थोड़े से पागल होते हैं वही जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। मैं तो पागल हुई, मैं तो एक्सेप्ट करता हूं, आधे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के पागल है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि यही सक्सेसफुल होते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा पागलपन कर लो। बनाना, ठीक है? बनाना, बनाओ जरा जिंदगी में, बनाना। फिर दूसरा, बुलाना, बुलाओ बुलाओ, बुलाना, बनाना, बुलाना, लगाना। क्लियर है सबको? हाँ है ना? सो बनाना, बुलाना, लगाना। क्लियर है सबको? हाँ है ना? ये पहले 3 चैप्टर है। सर कैसी हरकतें कर रहे हो? इससे ही तुमको चैप्टर का नाम याद होगा, मेरी गारंटी है। याद रखना, एक्सपीरियंस है पूरे 8-9 साल का। बनाना, बुलाना, लगाना, ठीक है? कमेंट में भी आप लिख सकते हो बनाना, बुलाना, लगाना, पहले 3 चैप्टर, ठीक है? बनाना मतलब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। बनाना, बुलाना मतलब यू नीड टू इनवाइट टू पब्लिक, इनविटेशन फॉर कैपिटल। इनविटेशन बुलाना पड़ेगा ना यार, कैपिटल कैसे लगाएंगे? लगाना, हम कैपिटल कंपनी में लगाते हैं, भांडवल कंपनी में लगाते हैं। बनाना, बुलाना, लगाना, इनकॉर्पोरेशन, इनविटेशन, कैपिटल। बनाना, बुलाना, लगाना। कंसेप्ट समझ में आया? इनकॉर्पोरेशन, इनविटेशन, कैपिटल। कंसेप्ट समझ में आया? सब लिखेंगे, जबरदस्त, जिंदाबाद। फिर चलाना, चलाने में 3 कैटेगरीज, बनाना, बुलाना, लगाना, इनकॉर्पोरेशन करना कंपनी का, इन्विटेशन करना, कैपिटल लगाना। क्लियर है? इन्विटेशन मतलब इनवाइट करना, भैया पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, सबसे पैसे। इन्विटेशन तो देना पड़ेगा ना, भैया पैसे तो दो। इन्विटेशन, तो इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टस जिसको कहा जाता है, आपने प्रोस्पेक्टस सुना होगा, प्रोस्पेक्टस, इन्विटेशन, तो ये प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर है। इन्विटेशन को मैं एक और वर्ड से लिखना चाहूंगा, प्रोस्पेक्टस। क्लियर है? सो बनाना, बुलाना, लगाना। चलाने में 3, डालना, चार्ज करना, मैनेज करना। डालना, एक्शन पहले बनाना, बुलाना से। बनाना, मैं इस साइड हो जाता हूं, मतलब ये 3 ओपन रहेंगे। बनाना, बुलाना, एक्शन करने हैं सबने। बनाना, बुलाना, लगाना, डालना। अब हम क्या डालते हैं कंपनी में? तुम गलत चीजें मत सोचो, नालायक लोगों, कतई बेशरम हरकतें वालों, बैन साइट वालों, बैन साइट्स के प्रेमी लोगों, चुप, बिल्कुल कोई गलत हरकत नहीं, चुप। बनाना, बुलाना, लगाना, डालना। हम क्या डालते हैं? हम कंपनी में क्या डालते हैं? तो भैया हम कंपनी में डालते हैं डिपॉजिट। तुम अजीब चीजें ना सोचना, जिंदगी में बहुत फटके खाओगे, नालायक इंद्रेश। ध्यान देना, सो डालना, डिपॉजिट डालते हैं। चार्ज करना, कंपनी जब लोन लेती है ना तो असेट चार्ज होती है, चार्जेस ऑन असेट।
चार्जेस ऑन असेट, क्लियर है, डालना, चार्ज करना, हमने असेट्स को चार्ज किया है भैया कंपनी के, चार्जेस ऑन असेट, हमने लोन लिया, असेट को चार्ज कर दिया, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज कभी सुना होगा, चार्जेस ऑन असेट, डालना, चार्ज करना, मैनेज करना। मैनेज करना मतलब अब तुमने भैया देखो बना ली, पैसा बुला लिया, कैपिटल लगा लिया, डिपॉजिट मंगवा लिया, असेट को चार्ज करके लोन ले लिया, अबे कंपनी तो चलाओ। तो कंपनी चलाने का मतलब कंपनी मैनेज करना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन, बनाना, बुलाना, लगाना, डालना, चार्ज करना, मैनेज करना। क्लियर है सब? अजीब चीजें बिल्कुल ना सोचना, बहुत फटके मिलेंगे जिंदगी में। रेडी, लेट्स गो। वापस से सभी एक्शन करेंगे, सभी लोग एक्शन करेंगे, जो नहीं करेगा उसका वाला या वाली उसको छोड़ के भाग जाएंगे उसके एक्स या वाई के साथ। ठीक है, लेट्स गो। बनाना, बुलाना, लगाना, डालना, चार्ज करना, मैनेज करना। कंपनी चल रही है, मैनेज कर रहे हैं, क्लियर है? अब मुझे बताओ, कंपनी मैनेज करोगे तो भैया आपको आएगा, काम आएगा तो आपने बनाने पड़ेंगे अकाउंट्स। कंपनी मैनेज करोगे, कंपनी चलेगी तो आएगा प्रॉफिट, तो बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और फिर अकाउंट्स बनाया है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ऑडिट भी तो करना पड़ेगा कि ठीक से अकाउंट्स बनाया या नहीं। तो आता है कंपनी का तीसरा कैटेगरी, देखना। देखने के अंदर तीन चीजें, दैट इज काटना, क्या काटोगे? डिविडेंड काटोगे, मारना, क्या मारोगे? अकाउंट्स में एंट्री मारोगे, और फिर चेक करना। डिविडेंड काटोगे, कंपनी के प्रॉफिट में से शेयर होल्डर का डिविडेंड कटेगा। मारना, अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री मारोगे, जर्नल एंट्री मारोगे। अकाउंटिंग चेक करना, ऑडिट करेंगे कि भैया हमने जर्नल एंट्री ठीक से मारी है क्या। बनाना, बुलाना, लगाना, डालना, चार्ज करना, मैनेज करना, काटना, मारना, चेक करना। क्लियर है सब? मार काट वाली बातें चल रही है, खून खराबा कर रहे हैं हम यहाँ पे, पर मेरे को 10 के 10 चैप्टर याद चाहिए, नहीं तो सच में खून खराबा हो जाएगा जिंदगी के अंदर। ठीक है, वापस से एक बार, बनाना, सब जन एंट्री करेंगे, सब जन, मेरे को 10 के 10 चैप्टर अभी याद चाहिए। बनाना, इनकॉर्पोरेशन, बुलाना, प्रोस्पेक्टस, सब जन साथ में बोलेंगे भी। बनाना, इनकॉर्पोरेशन, बुलाना, प्रोस्पेक्टस, लगाना, कैपिटल, डालना, डिपॉजिट, चार्ज करना, चार्जेस ऑन असेट, मैनेज करना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, काटना, क्या काट रहे हो? डिविडेंड काट रहे हो। मारना, मारो, जर्नल एंट्रीज को मारो, बचपन से वही कर रहे हैं, फाउंडेशन में वही क्या बैठ के जर्नल एंट्रीज, कम से कम 500 जर्नल एंट्रीज मारी है तुमने जिंदगी के अंदर। मारो, अकाउंटिंग करो, अकाउंट्स बनाओ, जर्नल एंट्रीज मारो, तो ये वाला चैप्टर बन जाएगा अकाउंट्स क्रिएशन का, अकाउंट्स। और फिर चेक करना मतलब ऑडिट। बस यही तो 9 चैप्टर है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टस, कैपिटल एंड शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, चार्जेस ऑन असेट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी ऑन ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स। 10 चैप्टर है। इसी के सामने में चाहिए तो इसके सेक्शन लिख दूं। सेक्शन नंबर 1 से लेके 2 तो है प्रिलिमिनरी, पहला चैप्टर तो वैसा का वैसा ही याद रखना है, प्रिलिमिनरी है तो पता ही होना चाहिए। सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 22 इनकॉर्पोरेशन, 23 से लेके 42 प्रोस्पेक्टस, कैपिटल 43 से लेके 72, डिपॉजिट 73 से लेके 76, चार्जेस ऑन असेट 77 से लेके 87, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेके 122, डिविडेंड 123 से लेके 127, अकाउंट्स 128 से लेके 138, ऑडिट 139 से लेके 148, टोटल 470 सेक्शन में से 148 सेक्शन आपको अप्लीकेबल है। ये है आपके 10 चैप्टर। जहन में डाल देना, दिमाग में घोट लेना, मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी, ये आपको याद होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। बात खत्म। चाहिए तो एक्शन एक बार वापस से कर लो। बनाना, इनकॉर्पोरेशन, बुलाना, प्रोस्पेक्टस, लगाना, कैपिटल, डालना, डिपॉजिट, चार्ज करना, चार्जेस ऑन असेट, मैनेज करना, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, काटना, डिविडेंड, मारना, अकाउंटिंग, जर्नल एंट्री, चेक करना, ऑडिट। रही बात सेक्शंस की, तो सेक्शन का टेंशन तुम मत लो, तुम फिलहाल सिर्फ नाम याद रखो। सेक्शन में अभी याद करवा दूंगा अगले 10 मिनट में इनके जो सेक्शंस है, कह रहे सब सेक्शन में याद करवा दूंगा। ये रेंज तो भी एटलीस्ट मैं आज आपको याद करवा के जाऊंगा, पहले तुम सिर्फ चैप्टर के नाम याद करो। अब मुझे चाहिए कमेंट्स में, मेरे को मालूम नहीं कि बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए या नहीं है, पर मुझे कमेंट्स में ये 9 के 9 चैप्टर, प्रिलिमिनरी पहला पक्का है, 9 के 9 चैप्टर के नाम चाहिए। मुझे एक बार वापस से बताओ, बनाना, बुलाना से क्या क्या है। ठीक है, सब कमेंट्स में भी लिखेंगे। पहली बात, बनाना मतलब कमेंट्स में लिखना, बनाना इज अ इनकॉर्पोरेशन। दूसरा, बुलाना मतलब प्रोस्पेक्टस, लगाना मतलब कैपिटल, डालना क्या डालते हैं? डिपॉजिट, चार्ज करना, चार्जेस ऑन असेट, मैनेज करना, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, काटना क्या काटते हैं? डिविडेंड,
मारना, क्या मारते हैं? जर्नल एंट्रीज। और चेक करना, क्या चेक करते हैं? ऑडिटिंग। क्लियर है सब? ये 9 चैप्टर मेरे को आपको याद चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए मतलब चाहिए। ये है आपके चैप्टर्स की लिस्ट जो मैंने आपको बोली। 10 चैप्टर: बनाना, बुलाना, लगाना, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, बुलाना, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, लगाना, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, डालना, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, चार्ज करना, चार्जेस ऑन असेट, मैनेज करना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, काटना, डिविडेंड, मारना, अकाउंटिंग एंट्री, चेक करना, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स। बेसिक्स मतलब प्रिलिमिनरी कंपनी लॉ अलग से। ये है आपका। सेक्शन भी याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेक्शन भी याद करवा के दूंगा अगले 5 मिनट में। पहले आपको चैप्टर्स याद होने चाहिए, ठीक है? सो इनकॉर्पोरेशन, इन्विटेशन मतलब प्रोस्पेक्टस। क्लियर है? इन्विटेशन मतलब क्या? प्रोस्पेक्टस। फिर क्या है आपका? लगाना कैपिटल, डालना डिपॉजिट, चार्ज करना चार्जेस, मैनेज करना मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, काटना डिविडेंड, मारना अकाउंटिंग एंट्री, चेक करना ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? इनके सामने चाहिए तो मैं इनका सेक्शन नंबर्स भी लिख के रखे हूं, ठीक है? 3 से लेके 22, अलॉटमेंट ऑफ शेयर 23 से लेके 42, शेयर कैपिटल, डिबेंचर। जबरदस्त, जिंदाबाद। जो लोग पूरे चैप्टर्स लिख रहे हैं एकदम सही। तुमको चैप्टर भी याद हो गया ना, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी। 148 सेक्शन तुम्हारे टंग के ऊपर नहीं रख दिए तो नाम बदल दूंगा, ठीक है? पूरे 148, लेकिन अभी चैप्टर्स तुमको याद करने हैं। सो 43 से लेके 72, फिर 73 से लेके 76, अब इसमें भी 76 में 76 बी तक के हैं, ठीक है? उसके बाद में चार्जेस 77 से लेके 87, उसके बाद में मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेके कितने गया? ए चीचा रुका, 78, सॉरी 87, 88 से लेके 122, डिविडेंड 123 से लेके 127, अकाउंट्स 128 से लेके 138, सबने नाम लिखने हैं, ठीक है? और 139 से लेके 148। तुमको तुम्हारे अटेम्प्ट की कसम, तुम्हारे वाली की कसम, 10 चैप्टर अगर याद होंगे ना, मेरे से अभी प्रॉमिस ले लो, पूरे 148 सेक्शन तुम्हारे टंग पे होंगे। दैट इज प्रॉमिस। ये चीज को भूलना मत, ठीक है? अगर अभी आप इसको याद कर लेते हो तो। मैं दोनों चार्ट आपको दिखा रहा हूं, पहले इसको लिख लो, फिर सेक्शन भी कैसे याद करने हैं आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है? पहले ये लिख के रखो, जो भी मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है फटाफट लिख लो, आगे याद रहना चाहिए। हाँ, अगर इसमें भी अगर आप याद करके लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको बिना देखे अगर लिख सकते हो ना, मैं खुश हो जाऊंगा, फिर तुमसे भारी कोई दुनिया में आदमी नहीं है, ठीक है? अगर याद करके लिख सकते हो तो गो फॉर इट फास्ट। अनुजा 148 ही है, 149 अगर मैंने लिख के रखा होगा तो वो सीए फाइनल से शुरू होता है, 149 से लेके 470। जबरदस्त, जितने लोगों ने कमेंट किया है बहुत शानदार लोगो तुम लोग, मतलब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जिन्होंने कमेंट करना शुरू किया था। मुक्ता, प्रद्युम्न, तनुजा, जैस्मिन, विपुल, अनुजा, उसके बाद में उमंग, शुभम, राहुल, प्रद्युम्न, प्रियंका, ज्ञानेश्वर, इंदर, सौरभ, जेनिल, हर्षित, रचित, अनुजा, भुवना, अनिष्का, युक्ता, तूफान, हीना, जान लगा दिया खतरनाक। कनिका जबरदस्त। पूरे 10 चैप्टर टंग पे चाहिए आज के आज विद सेक्शन नंबर। सेक्शन नंबर का टेंशन तुम मत लो, मैं याद करवा दूंगा अब बीच। तुम सिर्फ चैप्टर नंबर याद रखो। और 10 मिनट है अपने क्लास खत्म होने के लिए, अपन सेक्शन याद करके जाएंगे। ये लिखना हो गया क्या मुझे बताइए फटाफट? ये वाला लिखना हो गया क्या बताइए फटाफट? नेक्स्ट स्लाइड से मुझे पढ़ाना है सेक्शन नंबर, फिलहाल ये स्लाइड लिख के रखो। किसी का रह गया तो प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पॉज करके देखिए।
चलो डन, लिखना हो गया, किसी का रह गया तो बताइए। अभी तालियां मत बजाना, अभी तालियां बजाना बाकी है, तालियां बजाने वाला काम तो अभी किया ही नहीं है, तो कोई भी याद करवा देगा। फिर मेरी स्पेशलिटी क्या है, तो आ जाइए, अभी अपन सेक्शन याद करेंगे। सर कैसे याद करेंगे, इतना आसान तो है नहीं सर, कैसे याद करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आज अगर तुम ट्राई नहीं करोगे, 148 सेक्शन की रेंज में अगर तुम याद करने के लिए रेडी नहीं हो, तो 148 सेक्शन का घंटा याद करोगे तुम? तो अभी अपन सेक्शन याद करेंगे, करेंगे मतलब करेंगे, मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैंने नाम याद करवा दिया ना, तो मैं सेक्शन भी याद करवा सकता हूं, और अभी तक के मैंने बहुत सारे बच्चों को करवाए हैं, हजारों में बच्चों को करवाया है। तुम भी तो 108 105 लोग करवा देंगे, जरूर करवाएंगे। सब ध्यान रखना बोर्ड के ऊपर, पूरा अटेंशन बोर्ड पे चाहिए। कमेंट्स करना बंद करो, बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? मैंने इनके सामने सेक्शंस लिख के रखे, ठीक है? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कुछ चीजों को अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको देखना। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अंडरलाइन करूंगा, देखना। आई विल जस्ट अंडरलाइन, यू हैव टू जस्ट सी एंड अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूं। 3 23 43 73। हर जो चैप्टर का स्टार्टिंग सेक्शन है उसका लास्ट डिजिट 3 ही है, 3। लास्ट डिजिट 3 ही है, 3 23 43 73, 3 ही लास्ट डिजिट है। फिर उसके बाद के दो जो चैप्टर्स है वो डबल डिजिट वाले हैं, 77 88। मतलब पहले 4 चैप्टर में लास्ट डिजिट 3 है, 3 23 43 73। उसके बाद वाले दो डबल डिजिट 77 88। फिर तो 1 2 3 याद रखना इजी है, 1 2 3। ये याद नहीं तो जिंदगी में क्या याद है, 1 2 3, ठीक है? बचा हुआ देखेंगे, ठीक है? अभी जो 3 है, 3 3 3, क्योंकि 3 चल रहा है सब जगह, तो अपन 3 वाले चीज के ऊपर थीम बना देंगे। 3 3 3 3 3 तारा, 3 3 3 3 3 तारा, 3 23 43 73, 3 23 43 73, 3 3 3 3 3 तारा, 77 88। याद है ना गाना, 10 10 10 10 10 तारा, 77 88, ठीक है? फिर 123 77 88, ये तो ऐसा ही बोलना है, 77 88। 12 की शो की 123 है पूरा, ठीक है? 123 है तो इसको ऐसे बोलना, 12 के शो के 3 टिकटें हैं। कितने टिकट है 12 के शो के? 3 टिकटें, मतलब 123। 12 के शो के 10 10 10 10 10 तारा, लिखो कमेंट्स के अंदर, 10 10 10 10 10 तारा, 77 88। 12 की शो की 3 टिकटें हैं, गाने में था ना स्टांजा। रात की शो की 2 टिकटें तो अपन ने चेंज कर लिया, अपन सीए के हिसाब से करेंगे। अपन रात के शो थोड़ी ना देखने जाते हैं, अपन सीए के बच्चे रात के शो किसके साथ देखने जाएंगे, कोई है ही नहीं जिंदगी में। सो 12 की शो की 3 टिकटें, 2 तो हमारे पास टिकट हो नहीं सकती क्योंकि हम हैं और हमारे साथ कोई है नहीं, तो जाएंगे तो कौन? दोस्त, और दोस्त का ग्रुप तो 3 का ही बनता है। 3 का दोस्तों का ग्रुप ही अच्छा लगता है। तुम ZNMD ले लो, तुम दिल चाहता है ले लो, सिंपल 3 ही दोस्त है, तो 12 की शो की 3 टिकट है क्योंकि 3 ही दोस्त साथ में जाएंगे। 3 3 3 3 3 तारा, 77 88। 12 की शो की 3 टिकटें हैं। अच्छा कितने में टिकट है, कितने रुपए में? 128 में दिलाऊ, 128 रुपीज की एक टिकट है भैया। 12 की शो की 3 टिकटें हैं, 128 में दिलाऊ, समझना मुझको ऐसा वैसा, मेरे बटवे में है पैसा। मेरे बटवे में कितना पैसा है? 139। मेरे बटवे में कितना पैसा है? 139। तो गाना ही याद कर ला ना बेटा, 3 3 3 3 3 तारा, 3 23 43 73, 77 88। 12 की शो की 3 टिकटें हैं, 128 में दिलाओ, समझना मुझको ऐसा वैसा, मेरे बटवे में है पैसा। कितना पैसा है? 139 रुपए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? ये जुगाड़ थोड़ा सा एंड वाला चैप्टर याद करने के लिए जुगाड़ 139। वैसे आपको पता ही है कि हमको टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 148 टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हमको आपके लिए अप्लीकेबल है। तो इसको मैं थोड़ा और एक कलर से मार्क करता हूं, जिनको टेक्निक चाहिए याद करने के लिए। वैसे मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता, पर जहां कुछ काम नहीं करता वो चीज करना जरूरी होता है। याद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, जहन्नुम जाना पड़े, जाके आ जाना। टिन टिना टिन 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 तारा,
77 88, 12 की शो की 3 टिकटें हैं 128 में दिलाऊं, समझना मुझको ऐसा वैसा मेरे बटवे में है पैसा कितना 139, और टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने 148। अगर आप इस हिसाब से, मैं आपको रिक्रिएट करके दिखाता हूं कैसा लगता है ये, ठीक है। तीन 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 तारा 3 23 43 73, ठीक है। 77 88, 12 की शो की 3 टिकटें है 128 में दिलाओ, समझना मुझको ऐसा वैसा मेरे बटवे में है पैसा कितना पैसा है 139 रुपीज है मेरे बटवे में। अब इसके एंड के सेक्शन जोड़ दो, अगर अगला चैप्टर 23 से स्टार्ट हो रहा है तो पहला 22 पे एंड होगा, अगला 43 से स्टार्ट हो रहा है तो पहला 42 पे एंड होगा, अगला 73 से स्टार्ट हो रहा है पहला 72 पे एंड होगा, अगला 77 से स्टार्ट हो रहा है पहला 76 पे एंड होगा, अगला 88 से स्टार्ट हो रहा है पहला 78 पे 87 पे एंड होगा, अगला 123 से शुरू हो रहा है तो पहला 122 पे एंड होगा, अगला 128 से शुरू हो रहा है तो पहला 127 पे एंड होगा, अगला 139 से शुरू हो रहा है तो पहला 138 पे एंड होगा, और हमारा एंड का सेक्शन तो 148 है ही। ये रह गया आपका इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, उसके बाद में शेयर कैपिटल, उसके बाद में डिपॉजिट, उसके बाद में चार्जेस ऑन असेट, उसके बाद में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद में डिविडेंड, उसके बाद में अकाउंट्स, और उसके बाद में ऑडिट। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, जरूर याद कर सकते हो। क्यों याद नहीं कर सकते, मेरे को रीजन बताओ क्यों याद नहीं कर सकते। याद करना ही चाहिए, जहन में घुसना ही चाहिए, रगों में दौड़ना ही चाहिए, मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के पाइजे पाइजे पाइजे, अभी पाइजे, इसी वक्त पाइजे, मेरे को याद चाहिए, मतलब चाहिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, लाइव स्ट्रीम खत्म करूंगा ही नहीं, मैं किसी को छोड़ूंगा ही नहीं, मेरे को अभी याद चाहिए। 3 से लेके 22, 3 3 3 3 3 तारा 3 23 43 73 77 88, ठीक है 77 88, 12 की शो की 3 टिकटें हैं 128 में दिलाओ, समझना मुझको ऐसा वैसा मेरे बटवे में है पैसा कितना 139 रुपीज है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। फिर एंड के सेक्शन ऐड कर लो 22 42 72 76 87 122 127 130 जो भी। फिर इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, चार्जेस, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविडेंड, अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये तरीका है इसको याद करने का। अगर आपको याद हुआ तो कमेंट्स में बताइए कैसा लगा, और इसको लिख लीजिए क्योंकि आपके काम में बहुत काम में आने वाला है मेमोरी टेक्निक के साथ। ये पूरा आपने कहां लिखना है, तो अगर हो सके तो इंडेक्स में फ्रंट पेज पे आपने इसको लिख के रखना है, ठीक है। मेमोरी टेक्निक याद रखना, और जिनमें दम है वो बिना देखे कंप्यूटर के कीबोर्ड पे टाइप करो और मुझे बताओ। हाँ, चैप्टर के नाम पूरे नहीं लिखे तो भी चल जाएंगे, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में लिखा, और सिर्फ मेरे को आपने बोला कि कौन से सेक्शन से स्टार्ट होता है, मैं मान जाऊंगा कि आपका आज का लेक्चर सफल रहा, खुश हो जाऊंगा, रात को अच्छी नींद लूंगा, तुमको दुआएं दूंगा, ठीक है। फटाफट मुझे लिख के बताओ, गो फॉर इट फास्ट। कैसा लगा, याद हो रहा है नहीं हो रहा है जरूर बताइए। इसके पहले के तो सब बच्चों को फेस टू फेस में याद करवाया था, लाइव स्ट्रीम में फर्स्ट टाइम कर रहा हूं जिंदगी में। याद नहीं हुआ हुआ बताइए, फटाफट बताइए क्या हो रहा है। इग्नू से बीकॉम करने का मेरे को आइडिया नहीं बेटा, आपको सर्च करना पड़ेगा चेतन। मैंने ट्राई किया था बट मेरे को भी पता नहीं चला। बहुत बढ़िया सुनीता, अगर अभी याद हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आगे आपको पूरे लेक्चर्स में काम में आएगा। अगले 30-50 लेक्चर्स आपके वसूल है, फिर जिसको जिसको याद हो गया, ये हमारा बेस है। चलो जबरदस्त, सबको याद हो रहा है, बिना देखे अगर लिख रहे हो तो मैं तो मतलब मैं हवा में हूं अभी, 9th क्लाउड 9। शानदार तनुजा, शानदार अनुजा, शानदार मिस सोनी, शानदार प्रियंका, राहुल, इंद्रेश, जबरदस्त। 10 से 11:30 हमारा समय होता है बेटा पढ़ाने का, 10 से 11:15।
शानदार आशीष। याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। शानदार। जास्मिन, गुलाब, ऋषि, राम, इंद्रेश, ठीक है। सो यहां पे आपके चैप्टर याद हो गए। अब सिर्फ आपने एक होमवर्क में आज चीज करनी है, फर्स्ट टाइम होमवर्क दे रहा हूं, इज्जत से करना, ठीक है। थोड़ी सी इज्जत रख लेना, क्योंकि इतनी मेहनत की है मैंने, तो मैं थोड़ा सा डिजर्व करता हूं ये होमवर्क देखना। प्लीज ये चीज करना, और इस होमवर्क को आपने इंस्टाग्राम पे डालना, फेसबुक पे डालना, सब जगह डालना। इस चार्ट को भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पे डाल दो कि आपने होमवर्क किया है। तो मैं, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, कहीं ना कहीं दिख जाए, मेरे को टैग करो, स्टोरी में लिख दो, चाहिए हर जगह लिख दो, पर मेरे को दिखना चाहिए आपने होमवर्क किया। एटलीस्ट 100 लोग हैं स्ट्रीम में, तो 100 लोगों का तो मेरे को दिखना ही चाहिए टैग, कम से कम। और ये पूरे चार्ट को टैग दिखना चाहिए मेरे को। मैं बोल रहा हूं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मेरे को टैग दिखना चाहिए। और आपने सिर्फ क्या करना है, आपने बिना कुछ देखे, अभी आपको याद हो गया, आई होप सो आपको ये याद हो गया होगा। तो आपने बिना कुछ देखे सिर्फ एक बहुत अच्छा चार्ट बना है, फर्स्ट पेज पे या बीच में भी कहीं बनाया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चार्ट आपको अगले 40-50 लेक्चर बहुत हेल्प करेगा, याद रखना। आपने कुछ नहीं करना है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द चैप्टर, ठीक है, और स्टार्टिंग सेक्शन एंड एंडिंग सेक्शन। बस ये चार्ट खुद के मन से बनाना है, एकदम प्रामाणिकपणे खुद के मन से आपने ये चार्ट बनाना है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द चैप्टर, स्टार्टिंग सेक्शन, एंडिंग सेक्शन, ये चार्ट एकदम कलरफुल, जितने ज्यादा कलर यूज कर सकते हो, एक एक लाइन का गैप छोड़ के बाकायदा हर एक चैप्टर के नेम के बीच में, कि भैया आपने सीरियल नंबर 1 डाला, लिखा आपने प्रिलिमिनरी, बाकायदा एक लाइन का गैप, फिर 2 डाला, इनकॉर्पोरेशन एंड फॉर्मेशन, बाकायदा एक लाइन का गैप, फिर 3 डाला। ऐसे आपने पूरा ये बनाना है बिना देखे, बराबर सेक्शन के हिसाब से। इतना भी आपने कर दिया, बचा हुआ पूरा 148 सेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, जो मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगा। ये अगर आपने याद कर लिया ना बेटा, सेक्शन की रेंज, मैं आपको यकीन देता हूं, चैप्टर शुरू करने के पहले आपके टंग पे सेक्शन रहेंगे। मतलब आपने वो सेक्शन पढ़े भी नहीं होंगे, चैप्टर शुरू करने के पहले आपके टंग पे सेक्शन रखेंगे, ये मेरा वादा रहा। क्लियर है सर? आप सिर्फ इतना याद करो। आई होप अभी के लेक्चर में आपको मजा आया होगा, और मजा आया तो मुझे जरूर बताइए, लाइक ठोकिए, शानदार लाइक ठोकिए अगर आपको मजा आया अभी के लेक्चर में, और मुझे बताइए कि आपको अच्छा लगा, कमेंट्स में बताइए मुझे आपको अच्छा लगा करके, मैं खुश हो जाऊंगा। आज के लिए मैं इतना काफी करते हैं, दर्शन करें, साइनिंग आउट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।